और भी संभावना हो सकता है। शेयर कर रहा हूँ कि जो भी ये टॉपिक चल रहा है, ठीक है, ये लगभग इंडियन ज्योग्राफी का शुरू के एक दो क्लास को छोड़ दिया जाए तो रटने वाली प्रक्रिया से हमें बाहर निकाल रहा है। और यकीन मानो एग्ज़ाम में, ठीक है, पेन चलता ही चलता है ऐसे टॉपिक में। मेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, पीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेंस के लिए ज़्यादा इस टॉपिक को इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ से हर एक साल यहाँ पे प्रश्न बनते ही बनते हैं। और उसी के अकॉर्डिंग एक और टॉपिक यहाँ पे मौजूद है, जिस टॉपिक का नाम है प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं। ठीक है, अब ये कोई नया टॉपिक नहीं है। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में अगर मैं बोलूँ तो ऑलरेडी पहले पढ़ा दिए हैं। पहले पढ़ा दी इन द सेंस कि अब इसके पीछे जो भी कारण है, जैसे कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे भूकंप, ठीक है, तो भूकंप है, ज्वालामुखी है, सुनामी है। अब यहाँ पे इस बुक में थोड़ा उसका, ठीक है, कारण बताने की कोशिश की गई है कि भूकंप क्या है, ज्वालामुखी क्या है, सुनामी क्या है। ठीक है, एक निश्चित अनुपात से अधिक वर्षा जब होने लगती है तो भी एक प्राकृतिक संकट माने बाढ़ बनने का यहाँ पे कारण हो जाता है। इसके अलावा, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे यहाँ पे फैक्टर मौजूद हैं जो इस प्राकृतिक संकट के अंतर्गत यहाँ पे आते ही आते हैं। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखो तथा आपदा दिया हुआ है कि नहीं है। अब प्राकृतिक संकट यहाँ पे जो भी आएगा, यहाँ पे सपोज करो कि अगर पहाड़ों पे, ठीक है, मतलब अगर लैंडस्लाइड हो जा रहा है, भूस्खलन हो जा रहा है, अगर आसपास के वहाँ पे लोग रहते हैं, मौजूद हैं, तो प्राकृतिक संकट इस आपदा का क्या बन जाता है, कारण बन जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो प्राकृतिक संकट क्या है, एक कारण है, और दूसरा आपदा है, उसका क्या है, प्रभाव है। जब तक दोनों को हम लोग साथ में लेके नहीं चलेंगे, टॉपिक यहाँ पे हमारा अधूरा अधूरा सा लगेगा। तो कहने का मतलब यही है, कोई नया टॉपिक नहीं है। ठीक है, अब इसके बहुत सारे यहाँ पे आयाम दिए हैं कि प्राकृतिक संकट तथा आपदा के अंतर्गत एक एक सारी बातों को बहुत गहनता से यहाँ पे बताया गया है, और साथ में यह भी बताने की इसमें कोशिश की गई है कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो बार बार मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, जो उसका कारण है, ठीक है, कारण को अगर हम लोग ठीक करने की कोशिश करें तो हो सकता है कि उसका प्रभाव भी बेहतर हो। लेकिन यहाँ पे एक शब्द लिखा है, कौन सा, प्राकृतिक संकट। ठीक है, तो अब यहाँ हमें समझने की ज़रूरत है कि प्राकृतिक संकट तो ठीक है यहाँ पे, जैसे कि सपोज करो भूकंप है, भूकंप है तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, है कि नहीं है? एक नेचुरल डिजास्टर है। लेकिन क्या इस संकट को, ठीक है, जो कहीं न कहीं इस आपदा में तब्दील हो रहा है, इस आपदा को हम लोग कम कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो प्राकृतिक संकट को हमें कम करना है कि आपदा को कम करना है? आपदा आपदा को क्या करना है, कम करना है, क्योंकि इस पे हमारा बहुत अधिक कंट्रोल नहीं है। क्लियर हो रहा है? तो प्राकृतिक संकट को, ठीक है, ध्यान में रखते हुए उसका जो भी प्रभाव यहाँ पे पड़ रहा है, खासकर आपदा के तौर पे, इसको, ठीक है, मानव गतिविधियों के माध्यम से सपोज करो भूकंप है तो भूकंप रोधी घर क्या करो, बनाओ उसका, कम से कम इतना तो ज़रूर बनाओ कोई, ठीक है, 6, 6.5 अगर इंटेंसिटी का अगर भूकंप आ रहा है तो फिर उसको झेल जाए। जैसे कि इसमें होता है भूकंप रोधी घर में छड़ वगैरह होता है। अब छड़ का मतलब ये नहीं कि ये वाला, ठीक है, कुछ फ्लेक्सिबल छड़ भी आता है जो घर को गिरने से क्या करता है, बचाता है। समझ में आ रहा है ना? इसी छड़ में जो होता है, ये जो तुम देख रही हो छड़ जो लगाया जा रहा है, इस छड़ में ही उस फ्लेक्सिबल छड़ को क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है। अब सोचो छड़ जितना कठोर होगा, ठीक है, वो छड़ जितना कठोर होगा, फिर उसकी गिरने की संभावना है कि उतनी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। उसी तरीके से अगर सपोज करो भूकंप आ रहा है तो एक जन जागरूकता अभियान चलाया जाता है कि नहीं चलाया जाता है? चलाया जाता है कि अगर यहाँ भूकंप अगर आ रहा है तो कोशिश करिए
ठीक है। दिल्ली जैसे शहरों में होता क्या है, ठीक है, एक मकान दूसरे पे गिर गया, दूसरा तीसरे पे गिर गया, ऐसे होता है। तो लोग बोलते हैं कि जितना हो सके घर के कहाँ पे खड़े हो जाओ, कोने पे खड़े हो जाओ। कहाँ पे? कोने पे। कोने पे खड़े हो जाओ। सोचो एक घर यहाँ बना हुआ है, एक घर कहाँ बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है कि नहीं है? अगर एक घर के अगर अगर इसे गिर रहा है तो कहीं ना कहीं इस ऐसे हो जाएगा आके। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? और जैसे ही यहाँ पे एंगल बनना शुरू हो जाएगा तो बीच में रहो, बीच में रहने से हो सकता है कि छत गिर जाए, कुछ हो जाए, ठीक है। वो ज़्यादा सेफ क्या होता है, नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि जब भी भूकंप आ रहा है तो किनारे बैठ जाओ। किनारे माने कोने पे मैं कह रहा हूँ, बुझा रहा है ना? कोने पर रहना ज़्यादा क्या होता है, सेफ हो जाता है। कई बार अन्य देशों में या भारत में भी भूकंप आता है तो कई बार होता क्या है कि लोग एक दिन 2 दिन तक जिंदा रह जाते हैं। कारण यही है, एक घर अगर ऐसे ये इधर अगर झुका हुआ है, इधर झुका हुआ है या गिर गया है तो नीचे जो है, ठीक है, अगर मलबा वगैरह गिरा हुआ है, ठीक है, और उस पर कुछ खाली जगह भी क्या हो जाता है, बच जाता है, जिसमें आदमी लोग, ठीक है, दब जाते हैं, चोट वोट लगती है लेकिन मरते नहीं है। ऐसा होता है। अभी हाल ही में घर, ठीक है, इधर क्या बोलते हैं कि बीबीसी में तो दिया ही होगा तुम लोगों का न्यूज़, सॉरी, इसमें राज्यसभा में दिया था कि नहीं दिया था? कल परसों में दिया होगा कि परसों, ठीक है, एक 5 या 6 मंजिला इमारत क्या हो गया, गिर गया। समझ में आ रहा है? देना सुनी हो कि नहीं सुनी हो? सब ठीक से सुनो हो ना? वो क्या बोलते हैं, गूगल में जो देखते हैं उसमें आज दिया था। उसमें दिया था, ठीक है। गिरा हुआ है। हाँ, तो वहाँ पे एक 5-6 मंजिला घर क्या हो गया, गिर गया। समझ में आ रहा है? तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे, ठीक है, उपाय हैं जो उन उपायों को अपना के इस आपदा को थोड़ा बहुत यहाँ पे कम किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी है सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक जो संकट है, ध्यान रखना, ये जो प्राकृतिक संकट है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, प्राकृतिक संकट ही है। क्योंकि आज के समय में जो भी ये प्राकृतिक संकट आ रहा है, नेचुरल डिजास्टर अगर आ रहा है तो कारण है ये, ठीक है। लेकिन इस कारण को एक उत्प्रेरक के तौर पे बढ़ाने वाली जो गतिविधियां हैं वो कौन सी गतिविधियां हैं? मानव गतिविधियां हैं। इस मानव गतिविधियों की वजह से ही ये प्राकृतिक संकट और क्या होते जा रहा है, विकराल होते जा रहा है। और इसका प्रभाव भी एक बहुत बड़े रूप में क्या हो रहा है, पड़ रहा है। समझ में आ रहा है ना? किताबी भाषा बहुत यहाँ पे, ठीक है, इधर उधर कर देता है। जितना सिंपल अगर करके पढ़ो ये सारे टॉपिक को तो लंबे समय तक ध्यान में रहता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि पर्यावरण संतुलन को अगर लेकर अगर बात किया जाए तो पर्यावरण संतुलन, ठीक है, नहीं हो पा रहा है। असंतुलन होने की वजह से जो भी प्राकृतिक संकट आ रहा है इसकी जो मात्रा है नॉर्मल से कहीं ज़्यादा अधिक हो जा रही है, नहीं हो जा रही है। तो पर्यावरण संतुलन को यहाँ पे हमें बैलेंस करने की क्या है, ज़रूरत है। जितना हो सके, जैसे मान लो कि पृथ्वी का तापमान क्या हो पा रहा है, बढ़ रहा है, तो एक प्राकृतिक संकट का संकेत है कि नहीं है? शुरू में ठीक है, जब भी समुद्र का अगर वाटर लेवल अगर बढ़ रहा है यहाँ पे तो द्वीप ही अगर डूब रहे हैं तो डूब रहे हैं कि नहीं डूब रहे हैं? उनके सामने संकट है कि नहीं है? और वो संकट का प्रभाव इसी आपदा के रूप में सामने आएगा ही आएगा। तो भाई ज़रूरत है कि उसे ठीक करें। सिर्फ एक ही क्षेत्र यहाँ पे एक ही आयाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है, अलग अलग आयामों के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि प्राकृतिक संकट में काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, ठीक है, किस प्रकार से यह आपदा का, ठीक है, कारण बन जाता है। और प्राकृतिक संकट का भी अगर देखें तो इसको उत्प्रेरक के रूप में मानव गतिविधियाँ बहुत बड़े रूप में जिम्मेदार है। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपने सुनामी के बारे में पढ़ा होगा या उसकी तस्वीरें, प्रकोप की तस्वीरें टेलीविज़न पर देखी होगी, है कि नहीं है? जनरली हम लोग देखते हैं, है ना, इस तरह का चीज़ आए दिन। यहाँ पे गर्मी के दिनों में, बरसात के दिनों में बे ऑफ बंगाल में हमेशा चेतावनी जारी किया ही जाता है कि यहाँ पे, ठीक है,
साइक्लोन बनने वाला है, यहाँ पे एंटी साइक्लोन बनने वाला है, ठीक है कि नहीं है। अगर कहीं भी अगर मान लो कि भूकंप आ रहा है, तो भूकंप आने से अगर पृथ्वी के, ठीक है, अगर समुद्र में सपोज करो बे ऑफ बंगाल में ही अगर भूकंप आ गया, तो समुद्रों में जब भूकंप आएगा तो वाटर लेवल जो है समुद्रों में उसका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। लेकिन होता क्या है कि समुद्र, ठीक है, एक विशाल समुद्र है इधर, सपोज करो कि यहाँ सुनामी, ठीक है, आ गया। सुनामी आने के पीछे कारण क्या होगा, भूकंप आ गया, यहाँ प्रभाव डालेगा। लेकिन यहाँ जो प्रभाव डालेगा इससे कहीं अधिक प्रभाव कहाँ डालेगा, बताओ। तटवर्ती क्या होगा, इलाकों पे डालेगा, क्योंकि यहाँ से पानी का यही होता है ना, क्या हो जाएगा, डाउनवेलिंग की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। डाउनवेलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो इधर एरिया बहुत क्या है, बड़ा है समुद्र में। इधर अगर वाटर लेवल यहाँ अगर उठ भी जाता है तो इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन समुद्र के किनारे तक जाते 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 जाते, ठीक है, क्योंकि ये अब तो पार करने देगा नहीं देगा, है कि नहीं है, पार करने नहीं देगा, तो आसानी से आसपास के इलाकों पे पानी का लेवल क्या होने लगेगा, ऊपर बढ़ने लगेगा। और यही कारण है कि यहाँ पे जिसकी ऊंचाई, इसकी हाइट जो होती है, ठीक है, कम होती है, लेकिन जैसे ही कोस्टल किनारे जाएंगे वहाँ पे इसकी ऊंचाई में क्या आने लगती है, क्या आने लगती है, वृद्धि आने लगती है। होता है कि नहीं होता है, सेम यही चीज़ होता है, ठीक है। कह रहा है कि इसमें, ठीक है, इन आपदाओं से होने वाले जान और माल के नुकसान ने हमें हिलाकर रख दिया है। ये परिघटनाओं के रूप में, घटना के रूप में क्या है, कैसे घटती है, हम इनमें अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, ये कुछ सवाल है जो हमारे दिमाग में आते हैं। इस अध्याय में हम इन्हीं सवालों का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यह एक लगातार चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है, प्रकृति, ठीक है। परिवर्तन, बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं अभी तक, चाहे, ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेके जो भी, ठीक है, तारा हो गया, ग्रह हो गया, ठीक है, उन ग्रहों में होने वाली परिवर्तन हो गया, सब में प्रकृति अपने अकॉर्डिंग क्या कर रही है, परिवर्तन कर रही है। लेकिन वो परिवर्तन का दर बहुत क्या होता है, धीमा होता है, ठीक है। कह रहा है कि जो विभिन्न तत्वों में, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, पदार्थ हो या अपदार्थ, अनवरत चलती रहती है, ठीक है। अनवरत बने, ठीक है, मैंने नॉन स्टॉप, ठीक है, तथा हमारे प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। देखो, हमारे प्राकृतिक और किसको, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं, समाज को, ठीक है। और इस समाज में रहने वाले, ठीक है, जो भी मानव गतिविधियों के माध्यम से जो भी कल्चरल एक्टिविटी बनाया गया है उसको भी क्या करती है, प्रभावित करती है। यह प्रक्रिया हर जगह व्याप्त है, परंतु इसके परिणाम सघनता और पैमाने में अंतर होता है। ये बदलाव धीमी गति से भी आ सकते हैं, जैसे कि स्थलाकृति, और जीवों में भी ये बदलाव तेज गति से भी आ सकते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी, विस्फोट, सुनामी, भूकंप और तूफान इत्यादि, है कि नहीं है। सब कैसे है, प्राकृतिक कारण ही है। अब यहाँ पे इन प्राकृतिक कारणों पे आदमियों को कोई जोड़ नहीं है, चाह के भी इसे हम लोग कम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बस जो इसका प्रभाव जो आप पड़ रहा है आपदा के रूप में, उसको, ठीक है, मैनेजमेंट के माध्यम से, बेहतर प्रबंधन के माध्यम से हम ठीक ज़रूर कर सकते हैं, है कि नहीं है। किसी एरिया का अगर सपोज करो कि, ठीक है, तटवर्ती इलाका में, बार बार एग्जांपल देता हूँ कि अगर तुम्हें पता चल जाए, ठीक है, डीएम बना दिया गया, एसडीएम बना दिया गया कि भाई वहाँ पे क्या आने वाला है, तूफान आने वाला है, सुनामी आने वाला है, ये यही सब पहले पता लग सकता है ना। भूकंप के बारे में तो अचानक आ जाएगा, तो अगर अचानक आ गया तो फिर उस समय भी बेहतर प्रबंधन के माध्यम से क्या ज़रूरी होगा कि भाई लोगों का, ठीक है, सुरक्षित स्थानों पे भेजा जाए। लोगों को तत्काल जो राहत होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, तत्काल राहत सामग्री
दिया जाए। बहुत सारे लोग, ठीक है, उसमें उससे प्रभावित भी होते हैं, हेल्थ के मामले में नहीं होते हैं, होते हैं। ठीक है। उनकी तत्काल चिकित्सीय जांच कराया जाए, ठीक है, डॉक्टरों की टीम भेजी जाए, लोग जहाँ जहाँ फंसे हुए हैं वहाँ से उनको निकाला जाए। तो ऐसे पेपर पढ़ते हो तुम लोग, ठीक है। आम जो ये प्रोसेस है ये जनरली पता होना चाहिए और होना भी चाहिए, तब ना इसको बेहतर तरीके से मैनेज कर पाओगे। इसी प्रकार इसका प्रभाव छोटे क्षेत्र तक सीमित हो जाता है, जैसे कि आंधी, कर्कापात, टॉर्नेडो इतना व्यापक हो सकता है जैसे भूमंडलीय उष्णीकरण और ओजोन परत का ह्रास, ठीक है। ये कर्कापात क्या होता है? क्या होता है? कर्कापात अरे बिजली गिरना होता है, ठीक है। बिजली, टोर्नेडो टोर्नेडो तो समझ रही हो ना, टोर्नेडो जो, ठीक है, हाँ, जो चलता है। टोर्नेडो इंडिया में नहीं चलता है, यूएसए वगैरह में खूब चलता है, मैदानी इलाका में। टोर्नेडो दिखाया तो गया है, हाँ, एक प्रकार का चक्रवात, हाँ, मैदानों में चलने वाला क्या है, चक्रवात है, हाँ, ठीक है। हाँ, इसका आकार मतलब छोटा होता है। कोई दिक्कत? ठीक है। बिजली वगैरह पड़ना समझ रही हो ना, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, ठीक है। जैसे कि अगर सपोज करेगा तुम लोग क्या कर रही हो, सब्जी बना रही हो, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। सब ये हमारे डे टू डे लाइफ में होता है, समझ में आ रहा है ना, डे टू डे लाइफ में होता है हमारा, बस उसको हम लोग ध्यान नहीं देते। थोड़ा सा ध्यान दे तो हम लोग आसानी से समझ जाएंगे। सब्जी बनाती हो ना तुम लोग, तो पहला प्रक्रिया क्या होता है भाई, कढ़ाई है, इसको डालते हैं हम लोग आग में, ठीक है, गैस के ऊपर रखते हैं ना। उसके बाद क्या कर देते हैं, तेल डाल देते हैं। क्या करते हैं, तेल डालते हैं। तेल का टेम्परेचर को क्या करते हैं, बहुत अधिक, तेल के टेम्परेचर को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे हम लोग सब्जी क्या रखते हैं, तैयार रखते हैं। जैसे सब्जी को डालते हैं, ठीक है, सब्जी पे पानी मिला हुआ है, सब्जी का टेम्परेचर भी बहुत क्या है, कम है यहाँ पे, बुझा कि नहीं बुझा रहा। जैसे डालोगे तुरंत क्या करेगा, आवाज़ करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। यही चीज़ होता है, ठीक है, उस तड़ित झंझावात के साथ, ठीक है, बिजली गिरने के साथ यही है। सारा टेम्परेचर डिफरेंस का क्या है, खेल है यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना। देखना थोड़ा, पानी जब, ठीक है, एक आध दो बूंद जब पड़ जाता है किस में, तेल में, तो किस तरह का आवाज़ आता है, आता है ना, ठीक है। तो सोचो एक छोटे से कढ़ाई इतना कमाल दिखा रहा है, ठीक है, कि तुम्हारा हाथ जल सकता है, चेहरा जल सकता है, तो ऊपर तो पूरा, ठीक है, असीमित क्षेत्र है, एक बहुत बड़ा एरिया है। अगर उस तरह की ऊपर घटनाएं हो रही हो तो एक बहुत बड़े क्षेत्र को क्या करेगी, प्रभावित करेगी, है कि नहीं है। इसीलिए इस बार बिहार में मजाक नहीं था, ठीक है। सोचो मतलब एक ही दिन उतने सारे लोग, लगभग 87-90 लोग मर गए अपने आप में, मतलब एक, ठीक है, बहुत ही मतलब निगेटिव, ठीक है, नकारात्मक घटना के तौर पर उसे देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त कह रहा है कि परिवर्तन का विभिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ होता है। यह इनको समझने की कोशिश करने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। प्रकृति ने के दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल तटस्थ होता है, ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। कह रहा है प्रकृति के दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल तटस्थ होता है। प्रकृति अभी उसको क्या करेगी, अगर कोई आ रहा है, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर अगर आ रहा है ना, तो कह रहा है कि ना ये तो अच्छा होता है ना बुरा होता है। कहने का मतलब यही है कि प्रकृति तत्काल हो सकता है कि, ठीक है, उस एरिया के लिए, उस इलाके के लिए ख़राब हो जाए, लेकिन आने वाले दिनों में फिर प्रकृति उसको अपने आप क्या कर लेगी, मैनेज कर लेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन समस्या क्या होती है कि भाई यहाँ पे रहने वाले मानव लोग यहाँ पे क्या है मौजूद है, जो तुरंत अफेक्टेड हो जाते हैं और थोड़े से प्रकृति के परिवर्तन को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है परंतु मानव दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल्य, ठीक है, बोझिल होता है। परिवर्तन का जो दर इतना अधिक हो जाता है जिसके वजह से इंसान, ठीक है, दब जाता है, बोझिल होता है।
कुछ परिवर्तन अपेक्षित और अच्छे होते हैं, जैसे कि ऋतु में परिवर्तन, फलों का पकना। परिवर्तन को भी दो भागों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। ये भी क्या है, परिवर्तन है, लेकिन इसके साथ क्या इंसानों को कोई दिक्कत है? नहीं है। नहीं दिक्कत है। लेकिन जो अनपेक्षित जो परिवर्तन है, भूकंप, बाढ़, युद्ध, ठीक है, ये तो कोई नहीं चाहेगा। यहाँ पे पढ़ लेना। कह रहा है कि इस अध्याय में कुछ ऐसे परिवर्तनों को समझने की कोशिश करेंगे जो बुरे माने जाते हैं और जो बहुत लंबे समय से मानव को भयभीत यहाँ पे किए हुए हैं। अब यहाँ पे कुछ डिफिनीशन दिया है, ठीक है। आपदा क्या है यहाँ पे, अब कोई एक डिफिनीशन में, ठीक है, इसको बांधा नहीं जा सकता है। और फिर वही बात हम करेंगे कि जिस प्रकार से आजकल, ठीक है, मेंस में लिखने की प्रक्रिया, मेंस में तो चलो लिख दोगी, थोड़ा टेक्निकल शब्द लिख दोगी, टेक्निकल समझ रही हो ना, रट उठ के। इंटरव्यू वगैरह में रट के बोलोगे तो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जनरली हम देख रहे हैं कि तुरंत हो रहा है ना, किताबी भाषा से ऊपर उठ के आपदा को तुम कैसे देखती हो उसको डिफाइन करो। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? तो पढ़ना ही, पढ़ने के बाद एक थोड़ा शानदार डिफिनीशन बनाने की क्या करना, कोशिश करना। अगर मैं लिखवा दूंगा यहाँ पे, मैं बोल दूंगा इसके बारे में, तो फिर तुम लोग उसी एरिया तक क्या हो जाओगी, सीमित हो जाओगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे डिफिनीशन ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको इस तरह से थोड़ा सोचने की, समझने की कोशिश करना कि कभी भी हमको कोई जब लिखने की ज़रूरत पड़े, अगर कोई पूछता है, क्योंकि ये सब इतना जो मतलब चीज़ें हैं ना, हमारे डे टू डे लाइफ में होता ही रहता है, और हमें थोड़ा सा भी, ठीक है, जानते सब है कि नहीं है, जानते हैं सब है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा इसको शब्द सीमाओं के अंतर्गत बांध के एग्जैक्ट इंटरव्यूअर के सामने डिफिनीशन तैयार करना चैलेंज होता है, जो कि पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ये भी एक कला है, ठीक है। अगर किसी चीज़ को अगर समझ रही हो तो उसको अपने शब्दों में कैसे तुम डिफाइन कर पाओगे, ये बहुत ज़रूरी होता है। लंबे समय तक कहा जा रहा है कि भौगोलिक साहित्य में आपदाओं को प्राकृतिक बलों का परिणाम माना जाता रहा, और मानव को इसका अबोध एवं असहाय क्या शिकार, क्योंकि प्रकृति यहाँ पे तेज़ी से जो अपना परिवर्तन कर रही है, ठीक है, तो इंसानों को क्या कर ले रही है, शिकार कर ले रही है कि नहीं है। जिस प्रकार जानवरों का शिकार कौन करता है, मनुष्य कर रहा है। बेचारे जानवर क्या हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, चाह के भी कुछ कर नहीं पाते हैं, होता है ना इससे। उसी प्रकार प्रकृति जब भी अपने परिवर्तन का विकराल रूप धारण करती है, तो उसका शिकार सबसे अधिक कौन बनता है, ठीक है, मानव बनता है। मानव ही नहीं बनेगा, जो भी पेड़ पौधे भी बनते हैं, जीव जंतु भी बनते हैं, ठीक है। लेकिन जब मनुष्य ने अपने आप को इस पृथ्वी पे सबसे टैलेंटेड, ठीक है, चालाक प्राणी घोषित किया है, तो फिर जानवर, पेड़ पौधे क्या देखेंगे, चलो भाई बहुत लोग हीरो बन रहे थे, है कि नहीं है, अब इससे सामना करके दिखाओ। कह रहा है कि परंतु प्राकृतिक बल की आपदाओं में एकमात्र कारक नहीं है। आपदाओं की उत्पत्ति का संबंध मानव की क्रिया कलापों से भी है कि नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, मानव गतिविधियों की वजह से प्राकृतिक संकट बढ़ रहा है, आपदा भी बढ़ रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी घटनाएं हुई है, ठीक है, जो डायरेक्ट मानव से क्या है संबंध है, ना कि प्रकृति संबंध है। मानव ने खुद अपने पैर पे क्या मार लिया है, कुल्हाड़ी मार लिया है। और उसका एक ही कारण है कि इस, ठीक है, प्रतिस्पर्धा के युग में, इस स्वार्थपूर्ण, ठीक है, एरा में, युग में मनुष्य इतना लालची हो गया है। अब यहाँ पे, ठीक है, महात्मा गांधी वगैरह के जो कोट्स हैं, जैसे कि महात्मा गांधी जो भी बात बोल के गए हुए हैं कि व्यक्ति की ज़रूरतें पूरी की जा सकती है, ना कि उसके लालच को पूरा किया जा सकता है। तो यहीं से शुरू हो जाता है कि यहाँ पे मनुष्यों ने, ठीक है, अपने लालच को बढ़ाते हुए, ठीक है, व्यापार को बढ़ाते हुए यहाँ पे कुछ ऐसे आपदाएं को जन्म दिया है, ठीक है, जो बहुत बड़े रूप में बहुत लंबे समय तक जिसको अफेक्टेड किया है। जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी, याद है ना? इसका मैं गैस बार बार पूछता हूँ, कौन सा गैस था इसमें,
क्या था? NO था? नहीं, क्या था? नाइट्रस ऑक्साइड? नाइट्रस ऑक्साइड वैसा एक नाम था। और मैं साइनाइड था। आइसोसाइनाइड, वेरी गुड, ठीक है, साइनाइड। आइसोसाइनाइड। कोई दिक्कत? नहीं। भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है, ये सब मूवी कभी सब बैठना तो याद दिलाना, ठीक है। बहुत सारे मूवी मतलब इसमें बॉलीवुड में मूवी बना हुआ है, मूवी बहुत अच्छा चीज़ मैं मानता हूँ। अगर ये सब ठीक है, जो भी ये सब टॉपिक है अगर एक बार देखोगी तो बहुत हद तक क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से है चेरनोबिल नाभिकीय आपदा, ये हुआ था 1986 में। सोवियत संघ जब बना हुआ था ना, सोवियत संघ जब 1986 में, क्या सोवियत संघ का विघटन हुआ था? नहीं हुआ था। नहीं हुआ था, ठीक है। 1991 में सोवियत संघ का क्या हुआ? विघटन हुआ था, ठीक है। तो विघटन के जस्ट पहले तुम लोग एक जगह को नाम का ध्यान होगा, ठीक है, अभी, ठीक है। उस जगह का नाम क्या है? यूक्रेन। क्या है? यूक्रेन। तो पता ही है तुमको, उस शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ अमेरिका से टक्कर लेने चला था, और उस टक्कर का, ठीक है, जो कारण था, ठीक है, यही सब परमाणु बम कितना बना लिया, कितना सेना रख लिया, कितना रॉकेट उड़ा लिया, है कि नहीं है? यही सब थे ना उस कंपटीशन का जो कारण था। हर एक देश, ठीक है, खासकर अमेरिका और सोवियत संघ इसको बहुत ऊपर तक ले गए। और इसी दौरान 1986 में यूक्रेन में, मैंने अभी अलग हो गया है, उस समय सोवियत संघ में ही था। देखो यहाँ पे यूक्रेन कहाँ है ना। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो 15 जो बड़े बड़े जो देश थे क्या हो गए? अलग हो गए। जो भी बड़े बड़े क्षेत्र थे देश के रूप में क्या हो गए? अलग हो गए। ये यूक्रेन भी है। यूक्रेन के देखो ऊपर, ठीक है, देखोगे तो उधर उत्तर की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ एक जगह है, जिस जगह का नाम क्या है? चेरनोबिल। क्या है? चेरनोबिल। यह क्या है? नाभिकीय आपदा। क्या है? नाभिकीय आपदा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही है। अब नाभिकीय आपदा से चाहे तुम इसे परमाणु बम बना लो, चाहे इस परमाणु बम का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं हम लोग? बिजली बना सकते हैं। तो यहाँ पे यही था, ये तो परमाणु बम बनाने वाले थे, ना कि बिजली बनाने वाले थे। चेरनोबिल में नाभिकीय आपदा में क्या हो गया, ठीक है, हादसा हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इस हादसा से ऐसा बोला जाता है कि इतने अधिक मात्रा में यहाँ पे ऊर्जा जो होता है, ठीक है, ऊर्जा का एक तरीके से कह सकते हैं कि निष्कासन होने लगा, जितना कि हिरोशिमा और नागासाकी में जितना एनर्जी का, ठीक है, जनरेट हुआ था, उससे 10 गुना अधिक जनरेट कहाँ हुआ था? यहाँ पे चेरनोबिल में हुआ था। लेकिन यही हुआ था कि हिरोशिमा और नागासाकी की तरफ विस्फोट नहीं हुआ, यहाँ पे रिसाव होने लगा। बुझा रहा है ना? और रिसाव की जो मात्रा थी, आइसोटोप होता है इसमें, ठीक है, जानेंगे हम लोग आइसोटोप क्या होता है। हाँ, लेकिन भोपाल गैस त्रासदी इसमें दूसरा था, साइनाइड था, उससे भी कहीं खतरनाक। हाँ वही है, रिसाव, ठीक है, वही हुआ था यहाँ पे चेरनोबिल नाभिकीय आपदा में। समझ में आ रहा है ना? काफ़ी लोग मारे गए, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1986 में सोवियत संघ एक, ठीक है, मार्क्सिस्ट कंट्री के रूप में क्या था? मौजूद था। और मार्क्सिस्ट कंट्री से डेटा निकालना इतना आसान क्या होता है? नहीं होता है। आज़ादी इतनी नहीं होती है। अभी वर्तमान में चाइना उसका बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। दूसरा है, यहाँ पे युद्ध भी हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। क्या है? प्रकृति जनित था? नहीं, बिल्कुल मानव जनित था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस। अब ग्रीन हाउस गैस में क्या प्रकृति के द्वारा है? सब मानव द्वारा है। ध्वनि देखो कितना हम लोग पे पे सब लगा दिए हैं। एक बार बाहर निकलो, किसी भी छोटे शहरों में भी निकलो तो लगेगा कि कान फट जाएगा। उसी के साथ वायु है, जल, मिट्टी, ये सब कैसे उदाहरण है? मानवीय, ठीक है, संकट के सब क्या है? उदाहरण है, जिसको मानव के द्वारा क्या किया गया है? बनाया गया है। उदाहरण है ना। इसीलिए यहाँ पे प्रकृति जनित, प्रकृति का जो बदलाव है धीरे धीरे होता है।
कुछ एक चीज़ें हैं जैसे कि अगर भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी वगैरह को छोड़ दे, जो इंस्टेंट आ जाता है, तूफान वगैरह आता है ना, तो बाकी जो चीज़ें चेंज का दर वहाँ पे धीमा होता है। लेकिन यहाँ देखो मनुष्यों ने इतने सारे, ठीक है, मतलब विध्वंसात्मक चीज़ों का विकास कर लिया है, या फिर उसको विकास करने के क्रम में अपने ही जो बुनियादी ढांचा है, अपनी जो आवश्यकता है, ज़रूरत है, उसको बेकार कर लिया है। देखो क्या है, वायु है कि नहीं है, जल, मिट्टी, वायु के बिना कितना देर तक आदमी जिंदा रह सकता है, समझ में आ रहा है। सब इसको क्या कर लिया है, आदमी जहरीला बना दिया है। कुछ मानवीय गतिविधियाँ परोक्ष रूप से भी आपदाओं को क्या करती है, बढ़ावा देती है। परोक्ष मैंने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, परोक्ष रूप से, ठीक है, प्रत्यक्ष नहीं है। ये क्या है, परोक्ष, अप्रत्यक्ष है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्रत्यक्ष और दूसरा क्या होता है, अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष को बुक में प्रत्यक्ष ही दिया रहता है, परोक्ष को क्या लिखा रहता है, ठीक है, मैंने अप्रत्यक्ष को ही परोक्ष लिख दिया जाता है। अप्रत्यक्ष मैंने कैसे, इनडायरेक्ट रूप में। कहीं पर बताए हैं, कितना बार जगह जगह लिखते रहोगे। ये भी है जिससे कि वनों को काटना, ठीक है, वन को अगर हम जितना कम काटेंगे, लैंडस्लाइड जो होगा उतना ही क्या होगा, कम होगा। लेकिन हम मानने वाले हैं कहाँ, इतना आसान तो है नहीं। तो ठीक है, क्या आज वन काटे तो आज ही आपदा आ गया, नहीं, दीर्घगामी प्रभाव है उसका, दिखाई देता है। भूस्खलन, बाढ़, भंगुर जमीन पर निर्माण कार्य, भंगुर माने क्या हो सकता है, बेकार कह सकता है, ठीक है, बंजर नहीं कहेंगे, भंगुर माने जहाँ पे मतलब जो जमीन है, ठीक है, जो आसानी से टूट जाता है, माने बेजान, कमजोर भूमि जिसे बोलते हैं, वहाँ पे अगर निर्माण कार्य कर रहे हैं तो निर्माण कार्य क्या उस बड़े बिल्डिंग को रोक पाएगा, कल कारखाना बड़ा बड़ा लगाएंगे, रोक पाएगा, भंगुर दिया है, ठीक है, कमजोर। और अवैज्ञानिक भूमि के कुछ क्या है, उदाहरण है जिनकी वजह से आपदा परोक्ष रूप से प्रभावित होती है। क्या आप अपने पड़ोस या विद्यालय के आसपास चल रहे गतिविधियों की पहचान कर सकते हैं जिसकी वजह से भविष्य में आपदाएं आ सकती है। दिल्ली में तो खूब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी मेट्रो क्या है, क्या कोई ज़रूरत चीज़, मतलब क्या इतना ऐसा है कि अगर वो नहीं रहे तो नहीं बन पाए, नहीं है। लेकिन आदमी को क्या करना है, पैसा कमाना है, विकास करना है, और तेज़ी से करना है, तो मेट्रो क्या करो, बनाओ। मेट्रो बनाने के क्रम में दिल्ली की हरियाली इस मेट्रो की वजह से गायब हो गई, ऐसा माना जाता है। सिर्फ मेट्रो ही नहीं है, बिल्डिंग भी है, क्योंकि मेट्रो के ऊपर कहीं ना कहीं बिल्डिंग क्या है, बना हुआ है कि नहीं बना है। सोचो ऊपर बिल्डिंग नीचे मेट्रो, पूरा बैलेंस का खेल है। बैलेंस कब बिगड़ जाए, समस्या आएगी कि नहीं आएगी। हॉलीवुड फिल्मों में खूब इस तरह का डिजास्टर दिखाता है ना, कि बाढ़ आ जाता है तुरंत मेट्रो में पानी भर जाएगा, मेट्रो में पानी भरने से फिर भूमि के यहाँ पर पड़ जाएगी, ढीली पड़ जाएगी, फिर ऊपर के जो भी मकान बने हैं वो गिर जाएगा, ठीक है, दिखाते हैं लोग, अच्छे से दिखाते हैं। क्या आप इनमें बचाव के लिए सुझाव दे सकते हैं। यह सर्वमान्य है कि पिछले कुछ सालों में मानवकृत आपदाओं की संख्या और परिणाम दोनों में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, अभी और भी वृद्धि होगी, और कई स्तर पर ऐसी घटनाओं से बचने के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं, है कि नहीं, टीबी है, ठीक है, टीबी के साथ साथ डेंगू, मलेरिया, बर्ड फ्लू, ठीक है, ये कोई अलग से नहीं है, मानव जनित ही है। कोरोना भी आने वाले समय में, ठीक है, अभी भी वैज्ञानिकों में ठीक ठाक एक मानता है कि होना हो, ये भी कैसा है, मानव जनित ही है। हमने जिस तरीके से इन्वायरमेंट को परेशान किया है, दूषित किया है, ठीक है, उसी का कोरोना भी एक नतीजा है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में क्या हो जा रहा है, इसकी संख्या बढ़ रही है। कई स्तर पर ऐसी घटनाओं से बचने के भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। अब तक यद्यपि इस संदर्भ में अब तक सफलता नाम मात्र ही हाथ लगी है, परंतु इन मानवकृत आपदाओं में से कुछ का निवारण संभव है। इसके विपरीत आपदाओं पर रोक लगाने की संख्या बहुत कम है। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है इसके असर को कम करना, इनका प्रबंधन करना,
इस दिशा में विभिन्न स्तरों पर कई प्रकार के ठोस कदम उठाए गए हैं, जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की स्थापना हर देश में बनाया भी गया है। ठीक है, आपदा प्रबंधन, ठीक है, जो विपत्ति के समय काम करे, अच्छे से मैनेजमेंट कर पाए। इसके लिए देख सकती हो कि 1993 में रियो डी जेनेरियो कहाँ है, ब्राज़ील में है। यहाँ पे एक भू शिखर सम्मेलन हुआ था, अर्थ समिट, और ये हर साल होता है। यार देख लोगी, अर्थ समिट याद रखना, करेंट का टॉपिक है। ठीक है, अब यही करेंट है। अब ये 1993 में पहली बार हुआ था, और इसी वजह से भारत में क्या बनाया गया, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन। नहीं तो नेता क्या अपना बनाने वाले हैं, नहीं बनाते, इतने सारे लोग नहीं बनाते। ऊपर से जब इंटरनेशनल प्रेशर होता है तो काम तभी होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसको बनाया गया जब 1993 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में भू शिखर सम्मेलन हुआ, तो ज़रूरत हुआ, ठीक है, कि भाई बनाया जाए। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? आपदा प्रबंधन के लिए क्या किया जाए, हर एक देश में, ठीक है, संस्था बननी चाहिए। उसके बाद से क्या सम्मेलन नहीं हुआ होगा? हुआ होगा। अभी इसका जो सम्मेलन है हर साल होता है, और यही करंट में पूछ लिया जाता है। समझ में आ रहा है ना कि हाल ही में, ठीक है, भू शिखर सम्मेलन, कौन सा भू शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ, कहाँ संपन्न हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हुआ है 1993 से, हर साल होता है। अगर इस तरह से याद करने बैठेंगे हम लोग तो 27-28 साल हो गए कि नहीं हो गया? 93 में साथ जोड़ेंगे तो 2020 चल रहा है। इतना याद करना संभव है? नहीं संभव है। तो इसीलिए जो करेंट है, हाल फिलहाल में जो हुआ होगा, उसको एग्जाम में क्या करेगा, पूछ लेगा। यही है करेंट, कोई नया चीज़ नहीं है। ठीक है, तो जब भी आंसर राइटिंग करने जाओ, ये लिखना बहुत क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि सब ऊपर की बातें लिखोगी हवा हवाई हो जाएगी, कुछ तथ्यात्मक बातें भी लिखना क्या होता है, ज़रूरी हो जाता है। उसी तरीके से इसके पहले, ठीक है, मई में 1994 में मैंने बताया था ना, भू शिखर सम्मेलन 1993 में शुरू हुआ। मई में कहाँ हो गया, जापान में, जापान के योकोहामा में। ठीक है, जापान में आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी, हर एक देश एक होता है ना, मेजबानी करना। मेजबानी समझती हो ना, क्या होता है? जैसे हमारा देश में मतलब भू शिखर सम्मेलन हो रहा, तो अन्य देश के जो लोग आ रहे हैं तो इसी को मेजबानी बोलेंगे। ठीक है, अन्य देश के लोग आ रहे हो तो मेहमान होंगे ना। मेजबान कौन होंगे? हम होंगे। जो स्वागत करता होता है वो क्या करता है, मेजबानी करता है। ठीक है, और जिसका कर रहा है वो क्या होता है, मेहमान होता है। यही होता है ना। कोई दिक्कत? आदि विभिन्न स्तरों पर इस दिशा में उठाए जाने वाले क्या है, कदम है यहाँ पे। प्रायः यह देखा गया है कि विद्वान आपदा और प्राकृतिक संकट शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह क्या करते हैं, कर लेते हैं। ये दोनों माने क्या, आपदा और क्या, प्राकृतिक संकट। लेकिन कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, परंतु फिर भी इनमें अंतर है। इसीलिए इन दोनों में भेद करना क्या है, आवश्यक है। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि जब तक, ठीक है, प्राकृतिक संकट नहीं होगा, ठीक है, मानव गतिविधियाँ इसमें इम्पैक्ट नहीं डालेगी, तब तक ये आपदा क्या होगा, नहीं आएगा। देख लो, ठीक है, किसी को भी ले लो। प्राकृतिक संकट, प्राकृतिक पर्यावरण में कह रहा है कि हालात के वे तत्व हैं जिनमें धन, जन या दोनों को नुकसान पहुंचाने की संभावना होती है। ये बहुत तीव्र हो सकते हैं या पर्यावरण विशेष के अस्थायी पक्ष भी हो सकते हैं, जैसे कि महासागरीय धाराएं, हिमालय में तीव्र ढाल तथा अस्थिर संरचनात्मक आकृतियाँ, अथवा रेगिस्तानों तथा हिमाच्छादित क्षेत्रों में विषम जलवायु दशाएं, सब है।
प्राकृतिक संकट की तुलना में प्राकृतिक आपदाएं अपेक्षाकृत तीव्रता से घटित होती है तथा बड़े पैमाने पर जन धन की हानि, सामाजिक तंत्र एवं जीवन को छीन भिन्न कर देती है तथा उन पर लोगों का बहुत कम या कुछ भी नियंत्रण क्या होता है, नहीं होता है। सामान्यतः प्राकृतिक आपदाएं संसार भर के लोगों में व्यापारीकृत अनुभव होते हैं और दो आपदाएं ना तो समान होती है ना उनमें आपस में तुलना की जा सकती है। प्रत्येक आपदा अपने नियंत्रणकारी सामाजिक पर्यावरणीय घटकों, सामाजिक अनुक्रिया जो यह उत्पन्न करते हैं तथा जिस ढंग से प्रत्येक सामाजिक वर्ग इससे निपटता है अद्वितीय होती है। कुछ नहीं कर रहा है, पहले कर रहा है कि मनुष्य पहले खुद इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, मैंने होता है ना, आ बैल मुझे मार। अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए मनुष्य सबसे पहले प्राकृतिक संकट को क्या करता है, चुनौती देता है। और जब प्राकृतिक संकट जब शुरू हो जाता है, जब आ जाता है, तो फिर मनुष्य उसका मैनेजमेंट करने में क्या होता है, लग जाता है, कर भी लेता है। ऊपर व्यक्त विचार तीन महत्वपूर्ण चीज़ों को इंगित करता है। पहला, प्राकृतिक आपदा के परिणाम, ठीक है, गहनता एवं बारंबारता तथा इसके द्वारा किए गए नुकसान समयांतर पर क्या हो जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और भी बढ़ रहा है कि नहीं है? विकास हो रहा है, लेकिन इस विकास को बेहतर प्रबंधन के नहीं होने की वजह से ये सब चीज़ के क्या हो रहा है, कर रहा है। होता है ना, शॉर्टकट का कोई भी जल्दीबाजी वाला काम कभी ठीक क्या होता है, नहीं ठीक होता है। प्रकृति इतना अति थोड़े था, प्रकृति भी वो तेज़ी से कोई अच्छे काम को करके फटाक से, समझ में आ रहा है ना, इंस्टेंट करती है और उसका मनुष्य का अच्छा परिणाम मिल जाता है। लेकिन ऐसा होता है, नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है जब भी अच्छा काम होता है, अच्छा काम में क्या लगता है, समय लगता है, ठीक है। जब तक समय नहीं लगेगा फिर उसका बेहतर परिणाम नहीं हो सकता है, तो ध्यान रखना। इसीलिए कहा जा रहा है पहला, ठीक है, टाइम कम लगा, ठीक है, आपदा क्या हो गया, बढ़ गया। दूसरा, संसार के लोगों में इन आपदाओं द्वारा पैदा किए हुए भय के प्रति चिंता बढ़ रही है तथा इनमें जान माल की क्षति को कम करने का रास्ता ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। अंततः प्राकृतिक आपदा के प्रारूप में समयांतर पर, ठीक है, महत्वपूर्ण परिवर्तन आया हुआ है। प्राकृतिक आपदाओं एवं संकटों के अवगम में परिवर्तन भी आया है। पहले प्राकृतिक आपदाएं एवं संकट दो परस्पर अंतर संबंधी घटनाएं समझी जाती थी कि दोनों क्या एक दूसरे के, ठीक है, परस्पर है, माने अंतर संबंध है प्राकृतिक आपदा एवं संकट। अर्थात जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक संकट आते थे वे आपदा द्वारा भी क्या होते थे, प्रभावित होते थे, सुभेद थे। अतः उस मानव पारिस्थितिक तंत्र के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता था, इसलिए इन आपदाओं से नुकसान कम होता था। कब, पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तकनीक विकास ने आज के समय में, देखो तुम लोग एक एक चीज़ को ले लो, तकनीक विकास मतलब क्या है आज के समय में, इंटरनेट है कि नहीं है, लैपटॉप, फोन, हम लोग जो एक से एक जो ये डिवाइस है, पहले कहाँ था ये सब चीज़, एक से एक गैजेट्स है, गैजेट समझते हो ना, नहीं, ठीक है, ठीक है, जो भी गैजेट्स में जो भी, ठीक है, जो टेक्निकल जो भौतिक चीज़ है, जैसे कि फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट, ठीक है, जो मानव के जीवन को क्या कर रहे हैं, आसान कर रहे हैं, सब एक गैजेट की श्रेणी में आते हैं। तो एक से एक गैजेट्स बना लिया। अब सोचो इसको बनाया कैसे गया होगा, ठीक है। औद्योगिकरण के दौर से ही हम लोग देख रहे हैं, देख रहे कि नहीं देख रहे हैं, औद्योगिकरण के दौर से ही देख रहे हैं, धीरे 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 इसका बेस क्या हुआ, तैयार हुआ। उसके बाद अभी 10-15 सालों के अंतर्गत इतना इस क्षेत्र में एक क्रांतिकारी दौर पर आया है, इतना तेज़ी से इसमें परिवर्तन आया है। और जितना तेज़ी से परिवर्तन आया, अभी एज्यूम कर पा रही हो, अभी इलेक्ट्रॉनिक कचरा की बात आ रही है। 10-15 साल हुआ नहीं, 10-15 साल कहाँ तक फ़ोन वगैरह नहीं था। नहीं। ये नहीं कि हम सिर्फ इंडिया में नहीं था, ठीक है, बाकी अन्य देशों में भी वही हाल था। बाकी जो अन्य देशों में फ़ोन थे, इंडिया से भाई 5-10 साल आगे चल रहे थे वे,
धीरे धीरे इंडिया में भी आ गया। बुझा रहा कि नहीं बुझा रहा? इतने बहुतायत मात्रा में इसका उपयोग किया जा रहा है, प्रोडक्शन किया जा रहा है कि अब कचरा, समझ रही हो ना, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ई कचरा बोलते हैं इसको। कैसा कचरा? ई कचरा पर्यावरण के लिए सबसे नुकसानदायक क्या हो रहा है? साबित हो रहा है। अभी पैसिफिक ओशियन में सबसे ज़्यादा ये कचरा इतना अधिक भर चुका है कि पता नहीं होगा कि ठीक है, पढ़ोगी जब कोई रिपोर्ट आता है तो लगेगा कि क्या चल रहा है इस पृथ्वी में। अगर सही से अगर पढ़ाई कर लो तो फिर वही हाल हो जाएगा। ठीक है, कमज़ोर दिल का आदमी रहेगा तो बोलेगा आप मरने वाले हैं हम लोग। ठीक है, जिस तरीके से पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है, पॉलीथीन, ठीक है, ई कचरा में सबसे अधिक क्या होता है? प्लास्टिक। अब प्लास्टिक का कई रूप होता है, ठीक है, अच्छा है, खराब है कि नहीं है? लेकिन प्लास्टिक तो प्लास्टिक ही है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? तो अभी समुद्रों में पॉलीथीन, ठीक है, आए दिनों दिखाता है कि समुद्री जो जीव जंतु हैं इस पॉलीथीन की वजह से मर जाते हैं, है कि नहीं है? गाय मरती है तो पोस्टमार्टम सब करता है, चीर के देखता है तो उसके पेट में पॉलीथीन मिल जाता है। समुद्री जीव का वही हाल है, क्योंकि ठीक है, मरेगी तो छटपटा के समुद्र के बीचों बीच तो मरेगी नहीं, हो किनारे आके मरेगी। कितनी जगह देखा जा चुका है, कई सारी व्हेलें मर गई है, कई सारे डॉल्फिन मर जाती है। पोस्टमार्टम सब करता है तो पेट से सब कचरा ही कचरा निकलता है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? तो हमने उसको बना लिया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रकृति को दिक्कत नहीं है, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब उसका बेहतर मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से, बेहतर उसका निस्तारण नहीं होने की वजह से, ठीक है, वही है, जिस डाली पे हम बैठे हैं उसी डाली को क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। समय लगता है लेकिन उसका प्रभाव भी हमें देखने के लिए मिलता है। और सिर्फ यही नहीं, समझो एटमॉस्फेयर में भी, एटमॉस्फेयर मैंने, ठीक है, यहाँ मत समझना, एटमॉस्फेयर ऊपर अंतरिक्ष में भी यही हाल है, ई कचरा भर चुका है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ई कचरा, क्योंकि अंतरिक्ष में तो एक ई कचरा नहीं जर पाएगा, एटमॉस्फेयर में नहीं है ना, अंतरिक्ष में घूम रहा है। बुझा रहा कि नहीं बुझा रहा? यहाँ वहाँ कोई चीज़, समझो कि कोई सैटेलाइट भेजा जा रहा है तो सैटेलाइट में बैटरी लगा होता है, सोलर लगा होता है, तो क्या वो हमेशा के लिए चल जाएगा? नहीं। एक समय के बाद बैटरी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, सोलर भी खराब हो ही जाएगा। तो क्या लोग उसको उठा के घर ले आते हैं? नहीं, वही छोड़ देते हैं, घूमते रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सारी चीज़ें हैं जो जब तक तुम नहीं जानोगे, अच्छा एंथोराइटिंग नहीं कर पाओगे। बार बार मैं इंटरव्यू का जिक्र कर रहा हूँ आजकल, ठीक है, उसमें एक अच्छा उत्तर बना के, ठीक है, नहीं बोल पाओगे। तो ये सब सारी चीज़ें क्या कर रहा है कि मनुष्य ने सैटेलाइट भेजा, काम तो सारा ले लिया उससे, है कि नहीं है? लेकिन अब उसके निस्तारण की बारी आया तो भाई मनुष्य ने क्या कर लिया? जाओ भाई अंतरिक्ष में घूमते रहो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही है, यहाँ पे कई प्रकार से कह रहा है कि तकनीक विकास ने, अब यहाँ पे एक प्रश्न बन सकता है कि तकनीक विकास ने, मैंने कोई इंटरव्यू में पूछ देगा, क्वेश्चन सब पूछ देगा कि क्या लगता है आपको कि तकनीक विकास ने मानव को पूरी तरीके से तरक्की के मार्ग पे ला दिया है कि नहीं है? विश्लेषण कीजिए तो इसके दोनों पक्षों को क्या करना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा। निष्कर्ष में एक अच्छा निष्कर्ष लिखना पड़ेगा कि ठीक है, तकनीक विकास ज़रूरी है, लेकिन इस तकनीक विकास को, ठीक है, बेहतर प्रबंधन के साथ किया जाए, है कि नहीं है? पर्यावरण को प्रभावित करने की क्षमता, ठीक है, बहुत क्षमता प्रदान कर रही है। परिणामतः मनुष्य ने आपदा के खतरे वाले क्षेत्रों में गहन क्रियाकलाप क्या कर दिया है? शुरू कर दिया है। समझ में आ रहा है ना? अब देखो हिमालय में, पता है तुम लोगों ना, हिमालय प्रतिवर्ष, ठीक है, लगभग 6 महीना साल भर में हिमालय का जो रेंज है, पर्यटन का इतना बड़ा अड्डा बन चुका है कि पर्यटक लोग जाते हैं, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक कचरा सब छोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इतना सेंसिटिव जगह है हिमालय रेंज,
सेंसिटिव समझ रहे हो ना, थोड़े से परिवर्तन की वजह से, ठीक है, वहाँ पे तुरंत, ठीक है, आपदा आ सकता है। और यही होता भी है, ये सब चीज़ें आए दिन रिपोर्ट आता है, ठीक है, पेपर में आर्टिकल में आता है जब भी, ठीक है, इस तरह की घटनाएं होती हैं। मान लो कि कभी साफ होता है, लोग जा रहे हैं हिमालय की ऊंचाई, लोग चल रहे हैं 8,848 मीटर की ऊंचाई चल रहे हैं, तो क्या वे लोग फ्री में जाएंगे? पैसा लगेगा, और पैसा तो लगेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाएंगे, ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे, खाने की चीज़ें ले जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? जहाँ ख़त्म हुआ लोग वहीं पे क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इस प्रकार आपदाओं की सुभेदता को क्या किया गया है? बढ़ा दिया। सुभेदता में समझ लो ना, वल्नरेबल, ठीक है, हाँ, खतरा को बढ़ा दिया है। अधिकांश नदियों के बाढ़ मैदानों में भू उपयोग तथा भूमि की कीमतों के कारण तथा तटों पर बड़े नगरों एवं बंदरगाह जैसे कि मुंबई, चेन्नई आदि के विकासहीन क्षेत्रों को चक्रवाती है, प्रबंधन तथा सुनामी आदि के लिए सुभेद बना दिया है। होता है ना, आ बैल मुझे मार। हमें पता है कि समुद्र के किनारे साइक्लोन सबसे अधिक क्या होगा, आएगा ही आएगा, लेकिन फिर भी मनुष्य वही जाके क्या कर रहा है, घर बना रहा है कि नहीं है? तो चीज़ें यही हैं, प्रकृति हमेशा बैलेंस करेगी, हमेशा कोस्टल इलाके पे रहने वाले लोगों को फ़ायदा ही नहीं पहुंचाएगी। चेन्नई में जाकर लोगों से पूछो, जो लोग बड़े बुजुर्ग हैं, 2002 में जो वहाँ पे सुनामी आया था, मतलब अभी भी अगर उनके सामने अगर जिक्र करोगे तो वे लोग कंफर्टेबल महसूस क्या करते हैं, नहीं करते हैं। बुझा रहे कि नहीं बुझा रहा है? दिखाते हैं कि देखो जब सुनामी आया हुआ था तो अभी जो समुद्र के किनारे जो मकान दिख रहा था, ये मकानों में, ठीक है, 3-3, 4-4 मीटर की ऊंचाई तक पानी क्या हो चुका था, भर गया था पूरा शहर, ठीक है, पानी से भर चुका था। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? तो वही चीज़ है ना, आ बैल मुझे मार। तत्काल लाभ के लिए दुर्गामी दुष्परिणामों से क्या कर लेना, समझौता कर लेना। तो ये सब बताओगे तब तो लगेगा ना कि भाई कुछ आइडिया है इसे, नहीं तो किनारे पे रहने पे सिर्फ फ़ायदा ही है, ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है, माल ढुलाई के लिए, है कि नहीं है, शिपिंग यार्ड के लिए, तेल लाने के लिए। अब अच्छा बता दो, और इसकी नकारात्मकता को बताओ ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमेशा ध्यान लेना है, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। कोई दिक्कत यहीं आएगा ना, कई बार मुंबई, ठीक है, मुंबई को बार बार चेताया जाता है। फिल्मों देखियो कि नहीं देखियो? देखिए, ठीक है, किनारे जो है इस तरह का रोड दिखाता है बार बार। ये बहुत फेमस इलाका है, मैं कभी गया नहीं हूँ, लेकिन इधर रोड है पूरा, है कि नहीं है? और ये पूरा क्या होता है, समुद्र होता है। थोड़ा सा, ठीक है, ज्वार भाटा आता है तो समुद्र के इसका जो वाटर लेवल, ठीक है, इसको जो बैरियर लगाया गया है, जो किनारे रोड है, जस्ट इसके आसपास आने लगता है। कितने बार चेतावनी दिया जाता है कि कभी कभी मुंबई क्या हो जाएगा, डूब जाएगा पूरी तरीके से। लेकिन है सबको भाई समुद्र के किनारे क्या करना है, यहाँ पे बैठना है, जाना है, यही है रोड, ठीक है ना। फिल्मों वगैरह में तो इसका व्यू लिया जाता है। मुंबई, चेन्नई आदि के विकासहीन क्षेत्रों को चक्रवाती प्रबंधन तथा सुनामी आदि के लिए क्या कर दिया है, सुभेद बना दिया है। इन प्रेक्षण की पुष्टि यहाँ पे नीचे डेटा दिया गया है 7.8 में कि कितना साल में, लगभग अभी जो आंकड़ा लिया गया है, ठीक है, थोड़ा पुराना है वो, ठीक है, 60 साल के अंतराल किन किन कारणों से किन किन बड़े बड़े शहरों में कितने लोग मारे गए हैं, इसका आंकड़ा यहाँ पे दिया गया है। देख पा रही हो ना? जैसे 1948 से अब तक की प्रमुख प्राकृतिक आपदा में देखो सबसे अधिक रूस में मारे गए हैं लोग, है कि नहीं? ये सब चीज़ भारत में देखो, यहाँ पे दिया हुआ भारत उष्णकटिबंधीय चक्रवात से लगभग 30,000 लोग क्या किए गए हैं, मारे गए हैं।
सोवियत संघ माने अब जो रूस है, भूकंप से, चीन बाढ़ से देखो कितने लोग मारे गए हैं। वहीं वांगो जो रिवर है, चाइना के पूर्वी जो इलाका, इतना तबाही मचाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी कोरोना ही आ गया, ये भी एक क्या है, प्राकृतिक आपदा ही है। अब प्राकृतिक आपदा कहेंगे या मानव जनित आपदा कहेंगे, ठीक है, अभी थोड़ा सा डिबेट है इस बात को लेके। मान लेते हैं प्राकृतिक आपदा है चाहे मानव आपदा है, लेकिन क्या अभी भारत में लगभग 60,000 लोग मारे कि नहीं मारे गए? आज आंकड़ा छू लेगा, कल 59,000 कुछ था। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? सिर्फ भारत में 60,000 लोग क्या हो गए, मारे गए। क्या लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है भाई हमारे पास 1 अरब, ठीक है, 30 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या, अगर 50,000 लोग मारे गए इतना लोग, तो क्या फ़र्क पड़ता है? वो समझे। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? वही है, मनुष्य इतना सेल्फी समझते हो ना, सेल्फ इतना स्वार्थीपूर्ण हो जाता है कि सिर्फ और सिर्फ अपना देखता है। देखना तुम लोग हमेशा इस चीज़ को, ठीक है, भले ही तुमको दूसरे को प्रति पेरेंट्स है, भाई बहन है, दोस्त है, बोलते हैं लोग बहुत दयावान है करता है, लेकिन वैसे लोगों की संख्या कितनी है? और फिर वो कितना भी दयावान क्यों ना हो, जब जान में बन आएगी, अपना विकास करेगा, तभी वो फिर उसके बाद ही तुम्हारा विकास करेगा वो। समझ पा रही हो कि नहीं पा रही हो? मैंने मनुष्य पूर्ण रूप से सबसे पहले क्या होता है, सेल्फिश होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देखता है। जब उसकी अपनी ज़रूरतें, अपनी आवश्यकताएं जब पूरी होने लगती है, तो फिर दाएं बाएं क्या करता है, वो देखता है। इस चीज़ को एकदम माइंड सेट कर लो। बुझा रहा है ना? अभी लग रहा होगा क्या बोल रहे हैं, गलती सलती पढ़ाते रहते हैं। एक समय के बाद तुम लोगों को भी ये सारी चीज़ें रियलाइज होने लगेगा। बुझा रहा है ना? कोई भी कर लो, अपने आप में तुम लेके देख लो कि क्या तुम स्वार्थीपूर्ण नहीं हो। अंदर से एकदम ईमानदारी पूर्वक अपने आप से पूछो, और ईमानदारी पूर्वक जो जवाब मिलेगा, थोड़ा चेहरा शर्म से लाल हो जाएगा बताने में, है कि नहीं है? लेकिन रियलिटी क्या होती है, यही होती है। घर पे ही किसी को अगर कोरोना हो गया, ठीक है, सोचो, ठीक है, घर पे किसी बूढ़े व्यक्ति को हो गया, जान लिए कोरोना हो गया, वो तो मर ही जाए, चलो मर जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कम हो जाएगा, इस तरह का भाव आ जाएगा। अगर जवान व्यक्ति है, बेटा को हो गया, बाप को हो गया, जब तक होगा प्रयास करेगा, एक समय के बाद वो भी छोड़ देगा, है कि नहीं है? बहुत कर लिए, ऐसा होता है, ठीक है ना? क्योंकि सबके पास रिसोर्स अनलिमिटेड क्या है, नहीं है। और जिसके पास रिसोर्स, मान लो कि ठीक है, रिसोर्स मतलब क्या है, पैसा तुम्हारे पास अधिक है, अगर उसका फैसिलिटी ही नहीं आया है, कोरोना ही आ गया, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? कोरोना ही आ गया, उतना पैसा होने के बावजूद अगर इलाज ही नहीं है, तो क्या कोई फ़ायदा है? नहीं है। अभी वही जो राहत इंदौरी में बता रहा था, जिक्र कर रहा था, सोचो इंडिया का मतलब नंबर 1 वो शायर है, मतलब था, लंबा लंबा जो काला काला है ना, याद आ रहा है ना चेहरा? नहीं याद आ रहा तुमको? मैं देखी हूँ उसको। देखिए वो कितने बार देखा है, राहत इंदौरी, काला काला सा था, इंदौर का है, ठीक है, उसी से नाम, उसको कुरैशी था, राहत कुरैशी से उसको इंदौरी कर दिया गया। मतलब उसके जैसा शायराना तो मतलब जल्दी तुमको देखने के लिए नहीं मिलेगा, वैसे लोग जल्दी मतलब पैदा नहीं होते हैं, मरते मरते मरते, ठीक है। जब टेस्ट हुआ तो उसका भी कोरोना आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जिसका इलाज ही नहीं है, वो रिसोर्स होने के बावजूद भी क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। यही चीज़ हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। प्राकृतिक आपदा द्वारा पहुंचाई गई क्षति के कारण परिणाम भूमंडलीय प्रतिघात है, और अकेले किसी राष्ट्र में इतनी क्षमता नहीं है कि वह इन्हें सहन क्या कर पाए। इवेन की वैसे भी देखो, अभी वो भी कोरोना से त्रस्त ही है, अब कुछ केसेज वहाँ पे कम हुआ है, लेकिन यूएसए में ठीक है, वहाँ पे भी बहुत सारी घटनाएं होती है, वहाँ पे भी तूफान आता है, वहाँ पे भी ज्वालामुखी आता है, सॉरी भूकंप आता है कि नहीं आता है? आता है। अतः 1989 में
संयुक्त राष्ट्र सामान्य असेंबली ने इस मुद्दे को उठाया था और यही है मई 1994 में जापान में जो हुआ था भू शिखर सम्मेलन, जापान में योकोहामा नगर में आपदा प्रबंधन की विश्व कॉन्फ्रेंस में इसे औपचारिकता प्रदान कर दी गई। मैंने पूरे कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? इकट्ठा बोलते हैं ना, कॉल कॉन्फ्रेंस कर दो मेरा, दो लोग बात कर रहे हैं, तीसरे को मैंने कॉल कर दिया, तो ऑप्शन क्या होता है? कॉन्फ्रेंस। मैंने क्या करना? जोड़ दो, इकट्ठा कर दो। तो विश्व के जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो लोग थे अपने अपने देश के, सब लोग जापान की योकोहामा में क्या हुए? कॉन्फ्रेंस हुए, इकट्ठा हुए और इससे औपचारिकता प्रदान की गई। और बाद में यही योकोहामा रणनीति तथा अधिक सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना कहा गया कि भाई हिंदी का शब्द बड़ा कभी अटपटा कर देता है, कुछ नहीं। यहाँ पे इसमें लोग इकट्ठा हुए और बोला गया कि अगर किसी भी देश पे नेचुरल डिजास्टर अगर आ रहा है, आपदा बोल दिया गया, आपदा में कारण प्राकृतिक, ठीक है, आपदा भी हो सकता है, मानव जनित आपदा भी हो सकता है, किसी भी देश में अगर आ रहा है तो पूरे देश का कर्तव्य है, समझ में आ रहा है ना? कर्तव्य है, अधिकार नहीं है, मैंने पूरे देश का कर्तव्य है कि लोग उसकी क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। बुझाया कि नहीं बुझाया? इसीलिए नेपाल में क्या आया, जब भूकंप आया तो तुरंत, ठीक है, जितना जल्दी नेपाल सरकार वहाँ जितना जल्दी वहाँ के लोगों के लिए, ठीक है, बेहतर मैनेजमेंट की सुविधा नहीं कर पाई, उससे जल्दी भारत ने, ठीक है, कर दिया। भारत की मीडिया पहले चली गई वहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये सब यही है। अब इसमें कोई अगर किसी की हेल्प कर रहा है, कर्तव्य को मानकर हेल्प कर रहा है, तो इसमें ये नहीं है कि उसके लिए हम पैसा लेंगे। बुझा रहा है ना? इसी को बोलते हैं मानवीय मूल्य को बचाना क्या है? बहुत ज़रूरी है। और मानवीय मूल्य को हम लोग सोना चांदी पैसे से हम लोग तोल नहीं सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो कहीं भी देखना यहाँ पे, उसके बाद से नेपाल में लाइन लग गया। नेपाल क्यों उठ के खड़ा हो गया? जो हालत हुई थी नेपाल की, अगर सिर्फ और सिर्फ नेपाल अगर उसको अपने बलबूते करता तो नेपाल बहुत कहाँ चला जाता? पीछे चला जाता। पीछे गया है, लेकिन उस बहुत पीछे जाने वाली दर को थोड़ा क्या कर दिया गया पूरे विश्व के द्वारा। अमेरिका, चाइना, ठीक है, बड़े बड़े जो देश हैं, सब ने उसकी सहयोग राशि दी। बुझाया कि नहीं बुझाया? किसी ने बोला कि हम चिंता मत करो, रोड बनवा देंगे, किसी ने बोला कि हम घर बनवा देंगे, जैसे था वैसे। बुझाया ना? बहुत बड़ा बड़ा क्या दिया गया? अमाउंट दिया गया सहयोग राशि के रूप में। तो ये ज़रूरी था कि नहीं था? ज़रूरी था। ये ठीक वही चीज़ है जैसे कि अगल बगल गांव के लोग होते हैं, पड़ोसी होते हैं। कोई दिक्कत? जाओ। तो करंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो अभी मैंने जिक्र किया था, योकोहामा रणनीति याद रखना, भू शिखर सम्मेलन इसे बोला गया, ठीक है, हर साल आता है। और यही है ना, देखो ट्रेडिशनल टॉपिक को पढ़ते पढ़ते, ठीक है, उसका, ठीक है, जो भी उपाय किया गया है उससे संबंधित उसके चीज़ों को क्या करता है यहाँ पे शामिल कर देता है, एनसीईआरटी में चाहे किसी बुक में। लेकिन एक ही जगह क्या सबको शामिल करना संभव है? नहीं है। अब एग्ज़ाम में पूछ रहा है, जैसे कि हाल ही में जो बैठक हुआ होगा उसको पूछ देगा। अब जो बैठक हुआ होगा उसको पीटी में पूछ देगा, है कि नहीं है? उस बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया है कि नहीं है, उसको मेंस में पूछ देगा कि बताइए कि भू शिखर, ठीक है, सम्मेलन में, ठीक है, जो भी किया गया अभी हाल ही में, ठीक है, उसको लेके क्या मतलब बातचीत हुई, ठीक है, क्या निष्कर्ष निकला, क्या उपाय किया गया। प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण कह रहा है कि विश्व भर में लोग विभिन्न प्रकार की आपदाओं को अनुभव करते हैं, उनका सामना करते हुए इन्हें सहन करते हैं। अब लोग इनके बारे में जागरूक हैं और इससे होने वाले नुकसान को कम करने की चेष्टा में कार्यरत हैं। इनके प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। प्राकृतिक, देख रही हो ना यहाँ पे, बर्फानी तूफान, ठीक है, तड़ित झंझा, आपदाओं का वर्गीकरण कर लिया गया है। प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण ये बहुत अच्छे से किया है, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेना। वायुमंडल से होने वाला जो भी प्राकृतिक आपदा है सब क्या करना, नोट डाउन कर लेना।
भौमिक से है भूमि से, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, हिमघात, अवतरण मने धसाव की प्रक्रिया, मृदा अपरदन। जल से बाढ़, ज्वार, महासागरीय धाराएं, तूफान, मौसमी जो समुद्रों में आता है, सुनामी। जैविक से क्या हो सकता है, तो पौधे व जानवर के रूप में, समझ रही हो, मैंने उपनिवेशीकरण का तो समझ रही हो ना। उपनिवेशीकरण का मतलब क्या है, मैंने सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो किसी कमज़ोर देश के द्वारा, किसी शक्तिशाली देश के द्वारा अगर किसी कमज़ोर देश पे क्या कर लिया जाता है, कंट्रोल कर लिया जाता है, वहीं उपनिवेश होता है कि नहीं होता है। तो अभी ये उपनिवेशीकरण सिर्फ और सिर्फ देखोगे तो तुम लोग इंसानों तक सीमित नहीं रह गया है, पौधों में भी क्या आ गया है, उपनिवेशीकरण आ गया है। इसको विदेशी पौधा बोल दिया गया है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। अंग्रेजों के समय में ठीक है वे लोग लाए, या फिर होते 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 सब उसको म्यांमार में हुआ, कोई ऐसा पौधा है जो पौधे को अगर रोप दिया जाए तो आस पास के पौधों को पूरी तरीके से क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा, नष्ट कर देगा। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा। तो यही क्या कहलाता है, उपनिवेश। कोई दिक्कत। तो सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें इंसानों तक सीमित नहीं रहे, पौधे और जानवरों तक यही हाल है। जैसे टिड्डियाँ है, जहाँ जाए अभी देखी थी ना भी खेल, पाकिस्तान में जो हाल हुआ था, भारत में भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, इन दोनों राज्यों में खुद उत्पात मचाया हुआ था। न्यूज़ वाले चिल्ला रहे हैं कि अब पाकिस्तान आतंकवादी तो भेज ही रहा है, टिड्डियाँ भी भेज रहा है। अब देखो कैसे कैसे लोग क्या करते रहते हैं अपना मतलब रेटिंग बढ़ाने के लिए। इसमें कीट, ग्रसन, फूफान, बैक्टीरिया, वायरल संक्रमण, बर्ड फ्लू, डेंगू इत्यादि हैं। दिल्ली में इधर मैं एक जगह का नाम बताया था, लाल किला के कुतुब मीनार के जाने के पहले, ठीक है, कभी जाएंगे, उधर गए ही हैं, जाएंगे तो याद दिलाना। उसके पहले देखोगे तो एक बहुत बड़ा एरिया है, दूर से देखोगे तो पूरा ग्रीन है, समझ में आ रहा है ना, पूरा अरावली रेंज ही है, मैंने बताया भी था। लेकिन वहाँ पे वो सब विदेशी जो छोटे मोटे जो पौधे हैं, इतना वो खतरनाक हो गया है वो कि वहाँ आसपास कुछ होने ही नहीं दे रहा। अब उसका एक ही विकल्प है कि उसको आमूल चूक क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, ख़त्म कर देना पड़ेगा जड़ से उसको, तभी जाकर वहाँ पे कुछ हो पाएगा। समझ में आ रहा ना। तो उनके साथ भाईचारे का भावना नहीं होता है, सिर्फ अपना तनाशाह चलाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, चाहे उस प्रकार के पौधे या फिर जानवर। यहाँ पे दिया हुआ है याकोमा में जो भी रणनीति उस समय अपनाया गया, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखो, फिर उसकी कार्यशीला तुमको समझ में आ जाएगी। प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक, याकोमा रणनीति तथा सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना। हिंदी में सेंटेंस को खूब कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। हेडिंग वेडिंग चेंज करना चाहो तो कर सकती हो, ठीक है। सिंपल चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि प्राकृतिक आपदा को कम करने के लिए याकोमा में, ठीक है, एक विश्व सम्मेलन क्या किया गया जिससे कि प्राकृतिक आपदा को कम किया जा सके, संसार विश्व सुरक्षित रह सके। इसमें कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य, यूएनओ है ना, ठीक है, लगभग आज के समय में सारे देश उसके मेंबर बन गए हैं। सभी सदस्य, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1996 में। अभी एक चीज़ और लिखना है यहाँ पे, 1946 में था, ठीक है। ये सब मैंने बताया था कि बहुत इम्पोर्टेंट डेट है यहाँ पे, ठीक है, इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बुझा रहा है ना। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश तथा अन्य देशों की एक बैठक, जिस बैठक का नाम दिया गया प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण। मैंने प्राकृतिक आपदा को ख़त्म नहीं करना है, ख़त्म हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसको क्या करना है, कम करना है, न्यूनीकरण। विश्व कॉन्फ्रेंस 23 से 27 मई 1994 को याकोमा नगर में हुई। कहाँ पे?
योकोहामा जापान के। क्या कहा गया, तो इस बैठक में स्वीकार किया गया कि पिछले कुछ वर्षों में जो भी प्राकृतिक आपदा क्या हो रहा है, काफ़ी बढ़ गया है। कब की बात है, 1994। और हमें पता है कि दिन प्रतिदिन ये आपदाएं क्या हो रही है और बढ़ते जा रही है। तो बोला गया कि पिछले कुछ वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण मानव जीवन तथा आर्थिक क्षति अधिक हुई है तथा समाज सामान्यतः प्राकृतिक आपदाओं के लिए क्या हो गया है, सुपेद हो गया है, डेंजर, खतरा। यह भी स्वीकार किया गया कि ये आपदाएं विशेषतः विकासशील देशों के गरीब एवं साधनहीन समुदायों को अधिक क्या करती है, प्रभावित करती है। कैसे, तो जापान को ठीक है पता है जापान में भूकंप आता है, लेकिन वहाँ बेहतर मैनेजमेंट के माध्यम से जितना इंटेंसिटी का भूकंप आता है उसको कम कर लिया जाता है कि नहीं कर लिया जाता है, कर लिया जाता है ना। तो भाई वो विकसित देश है, अपने आप को डेवलप कर लिया है, उतना उनके पास रिसोर्स है। गरीब देश क्या करेंगे, नेपाल में आ गया, लगा कि पूरा नेपाल ही गिर गया। उस तरह का भूकंप अगर बिहार में आ जाए, दिल्ली में अगर आ जाए तो आसान नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो भी विकासशील जो देश है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री जिसे बोला गया, उनके लिए एक समस्या का कारण है, और जो अविकसित देश है उनके लिए तो और भी समस्या का क्या है, कारण है। क्योंकि ये देश इसके मुकाबला करने के लिए तैयार क्या है, नहीं है। इसीलिए इस बैठक में एक दशक तथा उसके बाद भी इन आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने की रणनीति, ठीक है, योकोहामा में अपनाई गई। इसीलिए इसे क्या बोला गया, योकोहामा रणनीति बोला गया। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा। अब इसके लिए ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4 पॉइंट, जिसे कि देख पा रही हो कि क्या क्या इसमें एक्शन लिया गया। कहा गया कि यह दर्ज होगा कि हर देश की प्रमुख जिम्मेदारी है कि वे प्राकृतिक आपदा से अपने नागरिकों की क्या करें, रक्षा करें। अपने देश की, ना कि अपने वोट बैंकर की। अंतर कर पा रहे हो नहीं पा रहे हैं। जैसे कि मान लो कि कोई पार्टी है, बीजेपी है कि नहीं है, बीजेपी है, कोई एक एरिया है नक्सलवाद वाला, वहाँ से हार गई बीजेपी, यहाँ कुछ इस तरह का, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट आ गया, बीजेपी की सरकार बन गई, तो क्या इससे भाग सकती है, नहीं भाग सकती है। तो पहले जब जिम्मेदारी नहीं होती थी, ये जवाबदेहिता तय नहीं था, तो ये घटनाएं होती थी कि जहाँ जो पार्टी, ठीक है, जहाँ से जीत के आई हुई है वहाँ पर बेहतर काम करना, पहले काम कर देना। ये खेल आज भी होता है, लेकिन मतलब डिजास्टर के समय नहीं होता है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा जब भी आती है कुछ इसका मापदंड होगा कि नहीं होगा, कितना, कब, कितने बड़े क्षेत्र को जब अफेक्टेड करेगा इसको प्राकृतिक आपदा बोलेंगे, होगा कि नहीं होगा। और ये प्राकृतिक आपदा तुम लोग जान के बड़ी अतिशयोक्ति होगा कि हर साल बिहार सरकार प्राकृतिक आपदा क्या करती है, घोषित करती है, प्राकृतिक आपदा आ गया है, बाढ़। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिहार में लगभग 40 से ऊपर जिला है जो अभी भी वर्तमान में, ठीक है, लगभग 16-17 जिला बाढ़ से क्या है, प्रभावित है। इतने बड़े एरिया में होता है, तो बिहार सरकार जब हाथ खड़ा कर देगी कि जितना हमारे पास संसाधन था हमने खर्च किया, सारा पैसा तो बाढ़ में नहीं खर्च कर सकते हैं, जो भी एक निश्चित धनराशि जो हमने खर्च किया अब हमारे बस की बात नहीं है, तो फिर जो संघीय ढांचा है हमारा, केंद्र सरकार भी आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। वो भी कुछ ना कुछ क्या करेगी, उसको सहयोग देगी ही देगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ठीक है, दूसरे राज्य भी सहयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। लेकिन ये एक बड़ी विडंबना है कि अब राज्यों को दूसरा देश सहयोग कर सकता है कि नहीं कर सकता है, राज्यों को दूसरा देश सहयोग कर सकता है कि नहीं कर सकता है, राज्यों को सहयोग नहीं कर सकता है। बुझा कि नहीं बुझा। फिर संघीय ढांचा बन पाएगा भारत का, केंद्र और राज्य में सामंजस्य बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। बुझाया कि नहीं बुझाया, समझ में आ रहा है ना। फिर राज्य उदंड हो जाएंगे ना उस तरफ से। अब फिर तो ऐसे में अगल बगल के जो कंट्री होंगे अपना स्वार्थ क्या करने लगेंगे, निकालने लग जाएंगे। विपत्ति के समय दे दिया उसको, कुछ करना बाद में क्या कर लिया, काम करवा लिया। समझ पा रही हो कि नहीं पा रही मेरे कहने के बाद।
तो राज्य राज्य की सहायता करेंगे, राज्य को केंद्र सहायता करेगा। ये नहीं कि राज्य को दूसरे देश सहायता करने के लिए क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। आ जाएंगे। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, अगर भारत में अगर होता है, अगर उसमें अगर मोदी सरकार अगर बोल दे तब आ सकती है, ठीक है। लेकिन इसका फैसला कौन लेगा? केंद्र सरकार लेगी कि दूसरा देश सहायता करने के लिए आएगा कि नहीं आएगा। नहीं आएगा। समझे कि नहीं समझे? राज्य नहीं करेंगे। जैसे कि अभी जो हुआ था केरला में, केरला में जब आया हुआ था पिछले साल, नहीं 2018 में आया हुआ था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पूरा जनजीवन व्यस्त हो गया था, लगभग पूरा केरला बाढ़ के चपेट में था। तो सऊदी अरेबिया का जो प्रिंस है लगभग 800-900 करोड़ का, ठीक है, अनाउंस किया कि हम मतलब भेज रहे हैं। बुझाया कि नहीं बुझाया? तो भाई जो केरला का सीएम था बहुत खुश हुआ। बुझा रहा कि नहीं बुझा रहा कि इससे काफ़ी ही मैंने जो क्षतिपूर्ति होगी इससे उसको, ठीक है, मैंने पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन मोदी ने क्या कर दिया? मना कर दिया। बुझाया कि नहीं बुझाया? और मना करने का पूरा हक है, उसको अधिकार है, वो कब मना कर सकता है। ध्यान रखना। कोई दिक्कत? यह विकासशील देशों, विशेष रूप से सबसे कम विकसित एवं चारों ओर से भूबद्ध देश होते तथा छोटे द्वीपीय विकासशील देशों पर अग्रतापूर्वक ध्यान देना होगा। कहा गया कि जो भी विकासशील देश है या फिर जो गरीब देश है, कम विकसित देश है, चारों तरफ से, ठीक है, भूबद्ध देश है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने चारों तरफ से लैंड लॉक बोला जाता है ना, लैंड लॉक कंट्री, लैंड लॉक कंट्री। जैसे कि ले लो अफगानिस्तान, लैंड लॉक कंट्री है कि नहीं है? भूमि से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। ऐसे कंट्री को छोटे द्वीपीय जो भी देश हैं, आइसलैंड है, इनको विशेष तौर पर इनको क्या करना पड़ेगा? सहयोग देना पड़ेगा। जहाँ भी ठीक समझा जाएगा वहाँ आपदा से बचाव, निवारण एवं तैयारी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाकर क्षमता एवं सामर्थ्य क्या करना होगा? विकास करना होगा। इस कार्य में स्वैच्छिक संगठन माने एनजीओ बोला गया है, ठीक है। एनजीओ का मतलब होता है, ठीक है, सहयोग करने वाला जो संस्था है, ठीक है। अब किस प्रकार का एनजीओ है? बच्चों से संबंधित है, बूढ़ों से संबंधित है कि नहीं है? शिक्षा से संबंधित है। अलग अलग टाइप का क्या होता है? एनजीओ होता है, स्वैच्छिक संगठन जिसको बोला गया है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? जैसे कि शेल्टर होम बना दिया गया, ठीक है। शेल्टर होम मतलब क्या बोलते हैं उसको? मतलब जिनका कोई माँ बाप नहीं होता, क्या बोलते हैं उनको? शेल्टर होम। हाँ, मैंने हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? अनाथ आश्रय। अनाथ आश्रय को क्या बोलते हैं? शेल्टर होम। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? तो ये अब इसमें इस शेल्टर होम को लेने के लिए बहुत सारी एनजीओ रहेगी कि नहीं रहेगी? अलग ये एनजीओ है, अब अपना नाम दे दो, ठीक है, अपना फलाना एनजीओ, ठीक है, चिलाना एनजीओ। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? तो स्वैच्छिक संगठन है, इनको दान भी ठीक ठाक मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। अगर काम अच्छा कर रहा है तुम्हारा एनजीओ तो बहुत सारे लोग हैं, इतनी बड़ी देश है, ठीक है, पूरे विश्व से, ठीक है, अगर अच्छा काम कर रही है तो पूरे विश्व से तुमको सहयोग राशि आएगा। स्वैच्छिक संगठन, स्थानीय समुदाय को संगठित किया जाना चाहिए। कोई दिक्कत? यह उप क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा उन कार्यों को बढ़ावा तथा मजबूती देगा जिनसे प्राकृतिक तथा दूसरी आपदाओं को रोका अथवा कम किया जा सके अथवा उसको निवारण किया जा सके। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित पर विशेष बल दिया जाएगा, जैसे कि मानव तथा संस्थागत क्षमता निर्माण तथा सशक्तिकरण, है कि नहीं है? मानव तथा संस्थागत क्षमता निर्माण तथा सशक्तिकरण को बढ़ाना है। तकनीकों में भागीदार करना है, सूचना का एकत्रण, ठीक है। प्रकीर्णन होता है, उपयोग, बड़ा हिंदी का बड़ा थोड़ा शब्द आता है, ठीक है। प्रकीर्णन फिजिक्स के सेंस में लिया जाता है। संसाधनों का संग्रह करना। बुझा रहा कि नहीं? कुल मिला के मैंने इसका निष्कर्ष यही है कि जहाँ भी अगर आ रहा है, विकसित देश आ रहा है, तो वे स्वयं मैनेजमेंट कर लेते हैं, ठीक है। डेवलपिंग कंट्री में अगर इस प्रकार की अगर घटनाएं हो रही है जहाँ पे
डिजास्टर आ रहा है उनको क्या करना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा। बुझाया कि नहीं बुझाया? तो इसके लिए फंड भी बना दिया गया। फंड समझते हो ना? समझ रहे हो ना? फंड मैंने जो भी कंट्री है, जो भी सक्षम है, ठीक है, जैसे विकसित देश है, विकसित देश इस फंड में पैसा क्या करेंगे, अधिक डालेंगे, अधिक डालेंगे। विकासशील देश भी जो सक्षम है वो पैसा क्या करेंगे, डालेंगे। अपने कैपेसिटी के अनुसार क्या करना है, इसमें पैसा डालना है। और जहाँ पे भी इस तरह की गतिविधियाँ हो रही है, जैसे कोई अगर आइसलैंड अगर डूब रहा है, वाटर लेवल बढ़ गया है, बाढ़ अगर वहाँ पे आ गया है, तो चिल्लाएगा भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, है कि नहीं है? तुम लोग वजह से आ रहा है, तो बोला चिंता मत करो, ठीक है, ये लो इतना पैसा क्या कर लेना, जो गड़बड़ हुआ उसे क्या कर लेना, ठीक कर लेना। इसके कह रहा है कि दक्षता से, अब ऊपर देखे थे ना, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे दिखे हैं, प्राकृतिक आपदाओं से दक्षता से निपटने के लिए उनकी पहचान एवं वर्गीकरण को एक प्रभावशाली तथा वैज्ञानिक कदम समझा जा रहा है। प्राकृतिक आपदा को मोटे तौर पर यहाँ पे 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है ना, ऊपर ऑलरेडी 4 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। जल के द्वारा, भूमि के द्वारा, वायुमंडल के द्वारा, और ठीक है जैव के द्वारा। अब ये 4 आयाम है। अब स्थल के द्वारा तुम काहे कुछ भी लिख लो, 2 पन्ना भर दो, नंबर तुमको क्या होगा, नहीं मिलेगा। इसीलिए बोलता हूँ डायमेंशन को बढ़ाना बहुत क्या है, ज़रूरी है। कम लिखो लेकिन सारे डायमेंशन को क्या करो, कवर करो, संतुलित उत्तर होगा। तो भारत में प्राकृतिक आपदा, जैसा कि पहले के अध्याय में वर्णन किया गया है कि भारत एक प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है। बृहत भौगोलिक आकार है, पर्यावरणीय विविधताएं, सांस्कृतिक बहुलता के कारण भारत को भारतीय उपमहाद्वीप और अनेकता में एकता वाली धरती के नाम से क्या जाता है, जाना जाता है। डाइवर्सिटी क्या है, बहुत अधिक है कि नहीं है? लोग खुश होने के लिए बोल देते हैं, मतलब कि बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम, ठीक है, कहाँ पैदा हुए हो, भारत में पैदा हुए हो, है कि नहीं है? अब इतना तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि भारत में पैदा हुए हैं, इतना डाइवर्सिटी है, इतने सारे चीज़ों का हमें मतलब देखने के लिए मिलता है, इतने पर्व त्यौहार, इतने सारे, ठीक है, धर्म हो गया, भाषा हो गया, मैंने एक है ना, एक सामासिक है, डाइवर्सिटी इतना अधिक है, ठीक है, कि कभी कभी डाइवर्सिटी हैप्पीनेस का कारण बन जाता है, ठीक है, कभी कभी खतरा का भी कारण बन जाता है। खैर जो भी है, लेकिन अब बिहार वाले लोग अलग एटीट्यूड में रहते हैं, है कि नहीं है? अब बिहार वाले क्या बोल देंगे कि ठीक है भारत में पैदा हुए हैं, ये हमारी किस्मत था, लकी थे, ठीक है, लेकिन उसमें भी तुम बिहार में, सॉरी भारत में तुम कहाँ पैदा हुए हैं? बिहार में तुम्हारा सौभाग्य है। बुझाया कि नहीं बुझाया? कितना तुम मतलब सौभाग्य लेके आए हो कि तुम कहाँ पैदा हुए हो? बिहार में पैदा हुए हैं। साउथ तमिलनाडु वाले, केरला वाले जब इस तरह कहावत सुनते हैं तो क्या करते होंगे, हंसते होंगे, है कि नहीं है? आधा बिहार बाढ़ से प्रभावित, आधा बिहार सूखा से प्रभावित। तो इसके पीछे तर्क क्या है? इंटरव्यू वगैरह में खूब ये चीज़ पूछा जा रहा है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? बिहारी होने पे गर्व है, ठीक है, ऐसा इसको किस सेंस में कहा जाता है? और आपको क्या लगता है कि सही में मैंने आपको बिहारी होने पे गर्व हो रहा है? तो क्या करोगी, इसको कैसे डिफाइन करोगी? नकारोगी तो नहीं नकारोगी, क्योंकि अपने स्टेट को क्या करना है, गलत नहीं ठहराना है, लेकिन सही भी ठहरा है तो कैसे ठहरा है कि नहीं है? तो बताना पड़ता है कि देखिए बिहार है, बिहार से ही मगध साम्राज्य का क्या हुआ, उदय हुआ, और यही मगध साम्राज्य, ठीक है, भारत भूमि की क्या पड़ी, नींव पड़ी बिहार में ही, ठीक है। बड़े बड़े विद्वान, ठीक है, बड़े बड़े धार्मिक विचार, जैसे कि महावीर स्वामी का जन्म बिहार के क्षेत्रों में हुआ, है कि नहीं है? बुद्ध की जन्म भले लुम्बिनी में हुआ, लेकिन उनकी कर्म भूमि कहाँ रहा, बिहार ही रहा, है कि नहीं है? जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार में हुआ, है कि नहीं है? इसके अलावा और भी नेताओं का नाम ले सकती हो, जैसे कि महात्मा गांधी,
को जो पहली सफलता मिली कहाँ मिली? बिहार में ही मिली। बिहार में अगर चंपारण सत्याग्रह नहीं होता तो शायद महात्मा गांधी कितना बड़े नाम पे स्तर पे नाम नहीं होता। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? तो ऐसी बातों से थोड़ा बोलते हैं ना, उसको थुथुन में लाठी रोकना पड़ता है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? कंट्रोल करना पड़ता है कि मैंने, ठीक है, इसीलिए बिहार पे हमें क्या है, गर्व है। तो ठीक है, लोग बोल देंगे कि ठीक है, जब था तब न था, अब तुम्हें क्या रियलाइज होता है? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? तो बिहार को लेकर बताना पड़ता है कि बिहार में, ठीक है, सारी जो एक तरीके से कह सकती हो पर्व त्योहार के रूप में, ठीक है, जो भी हिंदू मुस्लिम रह रहे हैं साथ में मिल के यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? आईएएस बहुत निकल रहे हैं बिहार से। बुझा रहा है ना? थोड़ा मतलब कुछ पॉइंट है, आगे एट ए टाइम अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है, आगे जब इस तरह की चीज़ें आएंगी तो बताएंगे। तो यही अनेकता में क्या है, एकता वाली धरती के नाम से क्या हो जाता है, जाना गया है यहाँ पे। भारत तक ठीक है, हर एक राज्य के लिए लोग जी ठीक है, इंटरव्यू वाले भी लोग नहीं छोड़ते हैं, लोग क्या करते हैं, लगा ही देते हैं। अनेकता में एकता वाली धरती के नाम से जाना जाता है। बृहद आकार प्राकृतिक परिस्थितियों में विभिन्नता लंबे समय तक उपनिवेशन अभी भी जारी है कि नहीं है? प्राकृतिक संपत्तियों में पहले तो ठीक है, जो उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया थी अंग्रेजों के द्वारा हुई, किसमें? प्राकृतिक संपत्तियों में। अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपनी अंग्रेजियत को छोड़ गए। अभी भी जो प्राकृतिक संसाधन है, मैं बार बार बोलता हूँ कि क्या इन प्राकृतिक संसाधन में सबका कंट्रोल है? नहीं है। तो जिसका कंट्रोल होगा वही उसका उपनिवेश होगा। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? अभी भी अमीर वर्गों का क्या है, प्राकृतिक संसाधनों पे कंट्रोल है। अगर एसटी अनुसूचित जनजाति बहुल वाला इलाका अगर ठीक है, उसके आसपास का क्षेत्र अगर मिनरल रिसोर्स है तो बाकायदा उनका उपयोग ठीक है उनको करना चाहिए। तो उनको तो करने दिया नहीं जाता है, उसको बेच दो, सरकार के द्वारा बेच दिया जाता है। ठीक है, बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं है, उनको आदिवासियों को उपयोग करना नहीं आ रहा, बेच दिया। लेकिन क्या उस बेची गई राशि का ठीक है कुछ जो उसकी राशि का हकदार है कि नहीं है? वे भी रह रहे हैं, सदियों से उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, रह रहे हैं, प्रकृति को अपने माता पिता की तरह लोग मान रहे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। काला हांडी उड़ीसा वाला याद रखना, बहुत ही एसटी के लिए मतलब वो बोला जाए ना दुर्गम, मतलब देखोगे जितना लोग अभी भी वहाँ के लोग पिछड़े हुए हैं वहाँ के एसटी। इन पिछड़ों को भारत की मुख्य प्राकृतिक आपदाओं के वर्णन द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे भूकंप है, अब यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है भूकंप होता क्या है, बता दिया गया है। विध्वंसक है, विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, ज्वालामुखी विस्फोट, चट्टान गिरने, भूस्खलन, ठीक है। जो भी भूकंप का जो ठीक है प्रभाव होता है, ठीक है, अच्छा भूकंप के आने का जो कारण होता है उसको क्या कर दिया गया है, बता दिया गया है। अब यहाँ कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, भूकंप कैसे आता है, क्यों आता है, ठीक है। सतही जानकारी अगर तुम्हें पता है तो तुम आसानी से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, नंबर मिलेगा। कह रहा है कि इस पुस्तक के अध्याय 2 में पहले भी वर्णन किया गया है कि इंडियन प्लेट क्या हो गया, प्रतिवर्ष खिसक रहा है कि नहीं है, खिसक रहा है। उत्तर में जाके यूरेशिया प्लेट से क्या हो गया है, टकरा गया है। और ऐसा माना जाता है कि हर साल ये प्लेटें 1 इंच अपने उत्तर में क्या हो रही है, खिसक जा रही है। सॉरी 1 इंच नहीं, कितना है, 1 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 सेंटीमीटर कहाँ खिसक रहा है, उत्तर में खिसक जा रहा है, जिसके वजह से ठीक है इन किनारों, प्लेटों के किनारे क्या हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। लॉक हो जाएगा तो जाएगा कहाँ, नीचे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। प्लेट टूटेंगे भी, नीचे जाएगा। ऊपर हिमालय पर्वत क्या है, बना हुआ है, तो ऊर्जा का क्या होगा, संग्रहण भी होता, ठीक है। जब इतनी बड़ी मात्रा में जब प्लेटों को नीचे तोड़ के ठीक है जब ये प्लेटें जाएंगे तो होगा कि नहीं होगा, घर्षण होगा कि नहीं होगा, ऊर्जा पैदा होगा। और यही ऊर्जा बाहर निकलना चाहेगी, ठीक है। जो पृथ्वी के क्रस्टों को तोड़ते हुए क्या निकलेगी,
बाहर निकलेगी कई जगह, इसकी वजह से क्या होंगे, भूकंप भी आए। अब ये कोई मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है, कि तुम पूरा भूकंप की कहानी को क्या करो यहाँ पे लिख दो। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे बता दिया गया है, जोन में बांट दिया गया। हिमालय के चाप के साथ भूकंप आ जाता है। इससे प्रभावित मुख्य केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में जम्मू कश्मीर, जो भी सीमावर्ती इलाका है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, क्योंकि पश्चिम बंगाल तो नीचे है, दार्जिलिंग का इलाका क्या है, पूरा हिमालय की गोद में बसा है, तथा उत्तर पूर्व के 7 राज्य क्या है, शामिल है, जहाँ पे भूकंप आने की संभावना सबसे क्या है, अधिक है और आता भी है, हाई इंटेंसिटी का भूकंप। भूकंप द्वारा क्षतिग्रस्त एक भवन, ठीक है। इन क्षेत्रों के अतिरिक्त मध्य पश्चिम क्षेत्र, विशेषकर गुजरात, अब यहाँ पे तुम ये भी लिख सकती हो कि पूरे क्षेत्र को भूकंप जोन में, ठीक है, 7 या 6 जोनों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। बांट दिया नहीं, बांट दिया गया, बांट दिया गया कि भाई ये बहुत सेंसिटिव इलाका है, ये उससे कम सेंसिटिव है, उससे कम सेंसिटिव है। अब इसका एक मैप बना के लिख सकती हो, यहाँ पे नाम दिया हुआ है, ठीक है, कि जैसे गुजरात में आया था, महाराष्ट्र में आया है, कुछ % भूकंप आए हैं। लंबे समय तक भूवैज्ञानिक प्रायद्वीपीय पठार, जो कि सबसे पुराना स्थित और प्रौढ़ भूभाग है, इन पर आए भूकंपों की व्याख्या करने में कठिनाई महसूस करते हैं। कुछ समय वैज्ञानिकों ने एक नया सिद्धांत प्रतिपादन किया है, जिसके अनुसार लातूर और ओसामाबाद के नज़दीक, मतलब भीमा, वही जो कृष्णा नदी की क्या है, सहायक नदी है, भीमा नदी के साथ एक भ्रंश रेखा विकसित हुई। इसके साथ ऊर्जा संग्रह होता है तथा इसकी मुक्त होने का, मतलब भूकंप का कारण बनती है। इस सिद्धांत के अनुसार संभवतः इंडियन प्लेट क्या हो रही है, टूट रही है, अंदर जा रही है। राष्ट्रीय भूभौतिकी प्रयोगशाला के अनुसार यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत में आए 1200 भूकंपों का गहन क्या किया, विश्लेषण किया भारत में, ठीक है ना, जो भी भारत में स्थल भाग में आया है, तो उसके अनुसार इसको कई भागों में क्या कर दिया, 5 भागों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। 5 था कि 6 था, जो भी था यहाँ पे, ठीक है, देख सकती हो, हाई सेंसिटिव है कि नहीं है, अति अधिक, अधिक, मध्यम, निम्न और यहाँ पे अति निम्न। अब इसमें कुछ है नहीं। अब यहाँ पे कुछ क्षेत्रों को क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। इनमें से पहले 2 क्षेत्रों में भारत के सबसे प्रचंड भूकंप अनुभव किए गए हैं। 2 क्षेत्रों में, मैंने कहाँ पे, अति अधिक और अति जोखिम क्षेत्र में। जैसा कि मानचित्र 7.2 में दिखाया गया है, भूकंप सुभेद क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी प्रांत, दरभंगा से उत्तर में स्थित तथा अरेरिया, ठीक है, अरेरिया ने कहाँ पे है, बिहार में, भारत नेपाल की सीमा के साथ, उत्तराखंड, पश्चिमी हिमालय प्रदेश, कश्मीर घाटी और कच्छ गुजरात शामिल है। ये अति अधिक क्षति क्षेत्र का हिस्सा है, ठीक है। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बचे हुए भाग, उत्तरी पंजाब, हरियाणा, ठीक है, ये सारा चीज़ पढ़ लेना तुम लोग। ज़्यादा मतलब बड़ा अजीब सा लग रहा है, कॉन्सेप्ट बताने के बाद कुछ क्षेत्रों को यहाँ पे क्या किया गया है, दिखा दिया गया है। सब देखो यहाँ पे, जम्मू कश्मीर, ठीक है, दिल्ली है कि नहीं है, दिल्ली हाई सेंसिटिव जोन में है। दिल्ली में अगर 6 इंचिटी का अगर भूकंप अगर 1 मिनट के लिए आ जाए तो बोलते हैं लोग, आधा दिल्ली से ही गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन दिल्ली बचा हुआ है, भूकंप तो खूब आता है, लेकिन हाई इंटेंसिटी का नहीं आ रहा है। दूसरा है भूकंप के सामाजिक पर्यावरणीय परिणाम। देखो कितना अच्छे से दिया गया है, परिणाम होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो भूकंप है, यहाँ पे आ गया तो पूरे समाज को प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा, एक बहुत बड़े जनसंख्या को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। उस क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या नहीं रह रही है। सपोज करो दिल्ली में आ गया, दिल्ली, गुड़गांव है कि नहीं, गाजियाबाद, पूरा एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि गुड़गांव में तभी IT हब बन गया है, कंप्यूटर से संबंधित है कि नहीं, सारी सेवाएं गुड़गांव में आ गई है। गाजियाबाद में बहुत सारे इंडस्ट्रियल कारखाना है। अगर इस एरिया में अगर
सोच के देखो, अगर भूकंप आ गया 6-7 इंटेंसिटी का, तो एक तो कितने लोग मारे जाएंगे, है कि नहीं है? कितनी जो यहाँ पे परिवहन व्यवस्था है, रोड टूट जाएगा, संचार व्यवस्था, जो भी लाइन केबल लगा हुआ है, ये सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। उद्योग और अन्य विकासशील क्रियाओं को ध्वस्त करता है, अपितु लोगों के पीढ़ियों से संचित पदार्थ और सामाजिक सांस्कृतिक विरासत भी नष्ट कर देता है। नहीं नष्ट कर देगा? नेपाल में मैंने बताया था कि जो कौन टावर था वहाँ का, बताया दिखाया है कितने बार, ठीक है। उस टावर को सोचो, टावर कितना पुराना था। अभी कस का भूकंप आया, सोचो कुतुब मीनार गिर जाए, दिल्ली वाले को, दिल्ली के लोगों को कैसा लगेगा कि एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक विरासत क्या हो गया, नष्ट हो गया। अब फिर उसको बनाएंगे तो क्या हुआ, उसको उतना फील से लोग देखने जाएंगे? नहीं देखने जाएंगे। ताजमहल क्यों नहीं बन सकता है दूसरा? आज के समय में अंबानी अडानी के पास इतना पैसा है कि एक ताजमहल का 100 ताजमहल खड़ा कर देंगे, खड़ा करके लोग देखें, ठीक है। एक घर बन जाएगा, उसकी ऐतिहासिकता कुछ रह ही नहीं जाएगी। समझ पा रही हो कि नहीं पा रही मेरी बात? पा रही हो ना? ताजमहल जब बना होगा तो ठीक है, लोग जा रहे होंगे देखने, लेकिन उस समय से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ताजमहल का कब है, अब है, वर्तमान में है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? इस चीज़ को समझ पा रही हो ना? सांस्कृतिक विरासत बनने में, ठीक है, समय लगता है। समय के साथ ये चीज़ें, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मजबूत भी होती है, बहुत सारी चीज़ें कमज़ोर भी पड़ती है, लेकिन ये विरासत है ना, ठीक है, हमारी धरोहर है। कोई दिक्कत नहीं। तो भूकंप से बच पाएगा नहीं। अभी ताजमहल को, ठीक है, गिर जाए, टूट जाए, पूरा दुनिया शोक में आ जाएगा। ताजमहल है कि नहीं है? भारत का सिंबॉलिक प्लेस है। ट्रम्प आएगा वहीं जाएगा, ठीक है, पुतिन आएगा वहीं जाएगा, जापानी, ठीक है, शिंजो आबे आएगा, सॉरी चाइना वाला नहीं है, शिंजो आबे जापान वाला, वहीं जाएगा। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? तो देखो कितना मायने रख रहा है। आगरा ताजमहल की वजह से पूरा, मतलब आगरा एक तरीके से देखा जाए तो कहीं न कहीं मेंटेन है, रोडें तुमको ठीक ठाक मिल जाएंगी। अगर वो नहीं रहता तो शायद उतना बेहतरीन रोड नहीं मिलता, लेकिन है तो है पूरा। इसकी एक अलग अपनी प्रासंगिकता है। तो देखो कैसे लिंक कर दिया भूकंप को, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक विरासत से क्या कर दिया, लिंक कर दिया। यही है सोचने का आयाम तुम्हारा। इसको कितने तरीके से तुम प्रेजेंट कर पा रही हो, सोच पा रही हो कि नहीं पा रही हो कि भूकंप ये नहीं कि मतलब, ठीक है, घर और तो गिराएगा है, लेकिन उन घरों में कौन सा घर है, हेरिटेज प्लेस भी है। अभी किला है, गई थी पुरानी किला घूमने के लिए, तुम अभी वही सोचो गिर जाए, किला का मुख्य द्वार ही गिर जाए, कैसा दिखेगा? फील आएगा देख के? लोग जाएंगे देखने के लिए? नहीं। सोचो ये सब चीज़, ठीक है, जितना सोचोगे बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। यही है जो जोन में क्या किया गया है, बांट दिया गया 5 भागों में। देख पा रही हो ना? ये सबसे जो डार्क है कैसा क्षेत्र है, अति, अधिक क्षति वाला, ठीक है, अति बने अधिक क्षति वाला। जैसे कि ये है कच्छ, और ये देखो है कि नहीं है, पूर्वी क्षेत्र। दिल्ली दूसरा में है, अधिक, ठीक है, क्षति जोखिम वाला, है कि नहीं? यहाँ पे यही है ना दिल्ली। तो देखो दिल्ली के साथ पूरा पूरा इधर हरियाणा भी चपेट में आ जाएगा, इधर उत्तर प्रदेश का उत्तर, ठीक है, पश्चिमी भाग भी चपेट में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। राजस्थान का इलाका आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इधर राजस्थान है, इधर दिल्ली से, हाँ दिल्ली, हाँ। अब भूकंप के प्रभाव क्या होगा, ठीक है, अभी क्या याद करने वाली ज़रूरतें हैं, चीज़ें हैं। देखो यहाँ पे अलग अलग प्रभाव है। भूतल पर क्या प्रभाव होगा, बड़ा अच्छा से दिया होगा, दरारें पड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। भूतल पर क्या पड़ जाएगी, दरारें पड़ जाएगी। यहाँ पे मानवकृत ढांचों पर दरारें पड़ जाएगी। जल पर क्या हो जाएगी, लहरें उत्पन्न हो जाएगी।
कोई दिक्कत? भूतल पर यहाँ पे बस्तियाँ क्या हो जाएगी? साफ हो जाएगी। जो भी बस्ती बना हुआ है, बस्ती मतलब ये मत समझना कि झोपड़पट्टी ही केवल होता है, ठीक है, ये भी एक बस्ती ही है, ठीक है। होता क्या है ना, नाम पहले से एक ही पड़ा, लेकिन वही है कि अगर नाम एक ही अगर बोल रहे बस्ती तो फील नहीं आ रहा है ना। बस्ती का मतलब कि थोड़ा लगता है कि मतलब ठीक है, हाँ, मतलब बेकार, मतलब जहाँ पे बहुत अधिक फैसिलिटी नहीं होगी, है कि नहीं है। जैसे जैसे विकास होता है, शब्द के मायने भी ठीक है, नए नए शब्द क्या होते हैं उनमें जुड़ते हैं, चले जाते हैं। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? बस्ती इंग्लिश में देखा जाए तो कॉलोनी ही होता है। अब कैसा कॉलोनी है, पोस्ट कॉलोनी है, ठीक है, पुअर कॉलोनी है, ठीक है। मानवकृत ढांचे पर खिसकने लगेगा, जल पर, ठीक है, जल गतिशीलता दबाव बढ़ जाएगा। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? तो भूतल पर यही है, दरारें आ जाएगी, बस्तियों में आएगी, भूस्खलन होगा, द्रवीकरण होगा, भू दबाव बढ़ जाएगा। ये बहुत अच्छा दिया है, एक जगह क्या किया है, नोट डाउन कर दिया गया है। मानवकृत ढांचों पर, मानवकृत ढांचा मतलब क्या है, जो मानव के द्वारा बनाया गया है, जैसे हमारा घर ही है, ताजमहल ही है, ठीक है, दरारें पड़ जाएगा, खिसक जाएगा, उलट जाएगा, अंकुंचन हो जाएगा, निपात हो जाएगा, ठीक है, संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया, ठीक है। उसी तरीके से जल पे है, ठीक है, लहरें, जल गतिशील हो जाएगा, दबाव बढ़ जाएगा जलों पे, क्या हो जाएगा, सुनामी क्या आ जाएगा, शुरू होगा कि नहीं होगा, एक श्रृंखला बना लेगा पूरा। हर जगह देखो चैन बना है कि नहीं बना है। तो पहले क्या आ जाएगा, लहरें जब उठना शुरू हो जाएगी तो जल की गतिशील हो जाएगा, एक जल दूसरे जल को तेजी से ढकेलेगा, नहीं ढकेलेगा। तो उस कंडीशन में जो प्रेशर होगा, दबाव होगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दबाव मैंने सिर्फ देखो यहाँ पे, ठीक है, दबाव का मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर नहीं, उच्च दाब निम्न दाब नहीं कहा जा रहा है। दबाव सिंपल तुमको दबाया जा रहा है, फोर्स। बुझाया कि नहीं बुझाया? तो हर जगह वही सेंस नहीं लगाना है, दबाव, दाब, ठीक है, दबाव कर दिया गया, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, सुनामी उत्पन्न हो जाएगा, एक दूसरे को ठेलेगा, ऐसे ऐसे, है कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। इसके अतिरिक्त कह रहा है कि भूकंप के कुछ गंभीर और दूरगामी पर्यावरणीय परिणाम हो सकते हैं, जिससे पृथ्वी की परपटी पर धरातलीय भूकंपी तरंगें दरारें डाल देती है। दिखता ही नहीं दिखता है, रोड का फट जाना, ठीक है, खेतों का फट जाएगा, इतना आसानी से भर पाएगा? सोचो अगर दरारें आ जाएगी, दरार आया तो चलो मेंटेन कर लिया उसको, सोचो अगर पूरा फट जाए, गड्ढा हो जाएगा। कई सारी मूवी भी आई है हॉलीवुड में, सेंडियाक की दरार, ठीक है, देखोगी तो याद दिलाना जो देखते समय ये सब। पृथ्वी की परपटी पर धरातलीय भूकंप तरंगें दरारें डालती है, जिसमें से पानी और दूसरा ज्वलनशील पदार्थ कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, आसपास पड़ोस को डुबा देती है। भूकंप के कारण भूस्खलन भी होता है, नदी वाहकाओं को अवरुद्ध कर देता है, जलाशय में बदल देता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बिहार की कौन सी नदी, कोसी नदी, बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है। कई बार नदियाँ अपना रास्ता बदल देती रहती है, जिससे प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ और दूसरी आपदाएं आ जाती है। सॉरी क्या, कोसी नदी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब इसको कह रहा है कि भूकंप न्यूनीकरण कम कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा चीज़ है कि कोई सुनामी तो है नहीं कि पहले से जारी कर दिया जाएगा कि आ रहा है सुनामी भाई, ठीक है, 5 घंटे में इलाकों को खाली कर दो, 10 घंटे में इलाके को खाली कर दो। ये इंस्टेंट है, जिस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। दूसरी आपदाओं की तुलना में भूकंप अधिक विध्वंसकारी है, चूँकि परिवहन संचार व्यवस्था भी क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। होता है ना, हॉलीवुड फिल्मों में खूब दिखाता है, फ़ोन लगाते हैं लोग, कहीं जगह भूकंप आ गया लगाते हैं, ठीक है, परिवहन संचार कट गया, सब मैंने कनेक्टिविटी कोई रास्ता ही नहीं है। सपोज कर दिल्ली आए हैं, यहाँ भूकंप आ गया, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? हमारा फ़ोन काम करना तुरंत क्या कर देगा, बंद कर देगा। फ़ोन का कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना? फ़ोन कुछ नहीं है यहाँ पे, जो तुम्हारा फ़ोन है, मोबाइल है, ठीक है, बोलते हैं वायरलेस एक्चुअली में है ही नहीं है, ठीक
ठीक है, जिसको फ़ोन है, ठीक है, और ये क्या क्या है यहाँ पे, क्या है, टावर है। बुझाया कि नहीं बुझाया, समझ रही हो ना? फ़ोन है, दूसरा क्या है, टावर है, जिसको ठीक है बोल दिया गया, मैंने ये क्या है, एंटीना है। क्या है, एंटीना, बड़ा एंटीना है। अब ये एंटीना क्या कर रहा है कि वायरलेस पद्धति के माध्यम से बिना वायर के बहुत सारे फ़ोन को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। बुझाया कि नहीं बुझाया? बहुत सारे क्या है, फ़ोन है यहाँ पे लगा हुआ है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अब ये जो होता है ना, ये एंटीना है, देखना है आप, जहाँ एंटीना होता है वहाँ घर बना होता है, छोटा सा, देखो कि क्या बना रहता है, घर बना रहता है, ठीक है। इस घर का कुछ नाम होता है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। ये जो छोटा जो घर होता है ना, उस एरिया का, जैसे मान लो कि हमारे यहाँ है, मान लो जियो का नेटवर्क लगा दिया गया, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? अगर जियो का नेटवर्क लगा दिया गया तो इस घर को, अब ये जो घर है अपने नज़दीकी एक्सचेंज ऑफिस से तार के माध्यम से क्या होता है, जुड़ा रहता है। सपोज करो कि ये हमारा बगहा में है, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे हैं? बगहा में मान लो कि हमारे ग्रामीण इलाका में, ग्रामीण इलाका का कुछ, ठीक है, मान लो कि गनौली है, मान लिया है, लगा दिया है जियो नेटवर्क। समझ पा रही हो कि नहीं पा रही हो? तो ये जो है, इसका जो जोड़ा गया है तार के माध्यम से जो जोड़ दिया गया है, बुझाया कि नहीं बुझाया? और ये नज़दीकी बगहा में होगा, पहले बड़ा सा होगा, यहाँ पे जो बॉक्स बना होगा कि नहीं होगा? हाँ, ये बगहा वाला किससे जोड़ दिया गया, बेतिया से जोड़ दिया गया होगा, ये और बड़ा होगा। समझ पा रही हो कि नहीं पा रही हो? पा रही हो ना? ऐसे कर के सब जुड़ा होता है, तार के माध्यम से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, और प्रॉपर एक, ठीक है, जो कंपनी होगी बिहार का, जो एक मेन होगा, लगा होगा कि नहीं लगा होगा? लगा होगा। अब सोचो, ये प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ बिहार तक सीमित होगा, पूरे देश में से ही जुड़ा होगा, पूरे देश में क्या होगा, इसे ही जुड़ा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? बस खेल अब शुरू हो गया। अब जैसे हमने यहाँ पे फ़ोन लगाया, मान लीजिए कि आपने यहाँ से फ़ोन लगाया, ठीक है, वायरलेस पद्धति के माध्यम से इस टावर से क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि अगर यहाँ पे एक एंटीना लगाया तो बगहा में बहुत सारे होंगे, एंटीना लगा होगा कि नहीं होगा? लगा होगा। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? लगा होगा कि नहीं लगा होगा? यहाँ भी लगा होगा कि नहीं होगा? लगा होगा। यहाँ भी लगा होगा कि नहीं लगा होगा? और सब क्या कर रहे हैं, बहुत सारे फ़ोन को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ से हमने मैसेज भेजा, एंटीना, ठीक है, छोटे से बॉक्स में इस मैसेज को डाल दिया, ठीक है, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? समझ में आ रहा है ना? यही प्रक्रिया है। डाल दिया, उसके बाद से तुरंत यहाँ से फिर सर्चिंग होने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? सर्चिंग होने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। यहाँ आया, यहाँ शुरू कर दिया, खोजेगा आपको कि किसके नज़दीक है यहाँ। लेकिन सोचो, ये काम इतना तेज़ी से होता है, लाइट के स्पीड से होता है। किसके स्पीड से होता है? लाइट का स्पीड। और लाइट का स्पीड बताने की ज़रूरत है हमें? 1-2 सेकेंड में सारी प्रक्रिया का क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। समझ में पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? 1-2 सेकेंड में ये प्रक्रिया क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है, एक चक्र पूरा कर लेता है। इसीलिए जब फ़ोन लगाते हो तो कभी टुक टुक बजता है कि नहीं बजता है? आज के टुक टुक के छोड़ के आज क्या आ गया, कोरोना आ गया है। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया है। जो भी है, ठीक है, यही प्रक्रिया होती है, बहुत तेज़ी से होती है। अब यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा था, अब सोचो, भूकंप आ रहा है, अब ये जो वायर पद्धति से जो जुड़ा हुआ है, क्या ये जुड़ा रह पाएगा? कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो इसीलिए कहीं फ़ोन लगाते हैं हम लोग, मान लो कि बिहार में भूकंप आया, तो पता चल रहा है कि पटना फ़ोन लगाने लग जा रहा है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहा है? अपने घर फ़ोन लगा रहे तो लग नहीं लग पा रहा है। तो जहाँ का जो प्रक्रिया जो ख़राब हो जा रहा है, जो वायर कनेक्टिविटी है, जहाँ पे क्या हो जा रहा है, ख़राब हो जा रहा है,
ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें इशू आ जा रहा है, वहाँ पे फ़ोन क्या होगा, नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें सैटेलाइट की कोई रोल क्या है? नहीं है, पूरा ये मतलब वायर की प्रक्रिया है। अब सैटेलाइट वाला जो फ़ोन होता है बहुत महंगा है, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? सैटेलाइट जो फ़ोन होता है, ठीक है, ये जो नॉर्मल फ़ोन है इस फ़ोन से काफ़ी महंगा हो जाता है, उसका हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। वो डायरेक्ट सैटेलाइट से क्या करता है, वो कनेक्ट करता है। जैसे इस जो प्रक्रिया हो रहा है सब वायर पद्धति के माध्यम से हो रहा है, और उसमें ऊपर सैटेलाइट लगा है। और अगर आपके पास सैटेलाइट फ़ोन है तो ये सैटेलाइट फ़ोन तुरंत इस सैटेलाइट को क्या करेगा, मैसेज भेजेगा। बुझाएगा कि नहीं बुझाएगा? और अब ये सैटेलाइट क्या करेगा कि दूसरे जो सैटेलाइट फ़ोन है इसको ढूंढेगा, सर्च करेगा कि कहाँ है, अमेरिका में है, ठीक है, जापान में है, जहाँ भी है, ठीक है, उसको ढूंढ के फिर दोनों को क्या करेगा, क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये होता है सैटेलाइट फ़ोन। भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना, जिसमें भूकंप संभावित क्षेत्रों में लोगों के द्वारा सूचना पहुंचाए जा सके, जैसे कि जीपीएस बोल दिया गया। ग्लोबल पोजीशनिंग क्या है, सेंटर है, की मदद से प्लेट हलचल का पता लगाया क्या हो सकता है, जा सकता है। जीपीएस की मदद से नहीं लगा सकते हैं, जहाँ पे हुआ एग्जैक्ट उसका लोकेशन है ना। ग्लोबल माने सॉरी जीपीएस जियोग्राफिकल पोजीशनिंग, पोजीशन तुम्हारा क्या है, कहाँ है वहाँ पे, ठीक है, इसकी मदद से इसीलिए जीपीएस बोलते हैं। जियोग्राफिकल इसको ग्लोबल ही बोलते हैं। ग्लोबल अच्छा चीज़ है, ग्लोबल, ठीक है, पूरे विश्व में कहीं भी रहो जीपीएस ऑन कर लो। अभी फ़ोन है तुम्हारा, जीपीएस ऑन कर लियो तो तुम अगर दिल्ली में हो तो एग्जैक्ट दिल्ली में कहाँ हो तुमको पता लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? किसी भी देश में हो पता लग जाएगा। देश में भूकंप संभावित क्षेत्रों की सुभेद्यता, मानचित्र तैयार करना और संभावित जोखिमों की सूचना लोगों तक क्या करना, पहुंचाना। जो भी यहाँ पे बना है सुभेद मैंने अति संवेदनशील, ठीक है, अति खतरा वाला इलाका। अब यहाँ पे जो भी रहेगा प्रशासन को संभालने वाला रहेगा, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट वाले लोग रहेंगे, लोगों का अवेयरनेस क्या करते रहेंगे। घर बनाओ भाई, दिल्ली में बार बार है कि भाई घर बनाओ, भूकंप रोधी घर बनाओ, लेकिन भूकंप रोधी घर बनाने के लिए खर्च क्या करना पड़ेगा, अधिक करना पड़ेगा। तो लोग अपना बनवा लेंगे भूकंप रोधी, और बगल में रेंट पे देना रहेगा तो लोग फ्री में वैसे क्या करेंगे, नॉर्मल बना लेंगे। खर्चा लोग अधिक करना नहीं चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब दिल्ली जो एमसीडी के द्वारा डिक्लेयर किया गया कि दिल्ली में 3 फ्लोर से ऊपर मकान क्या करना है, नहीं बनाना है, माने जनरल आदमी के लिए 3 फ्लोर से ऊपर बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, अप्लीकेशन देना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। तो एमसीडी वाले आएंगे, चेक करेंगे कि तुमने भूकंप रोधी घर बनाया कि नहीं, कौन सा मटेरियल यूज किया। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? क्योंकि जितना घर ऊंचाई में होगा, अगर इन नियमों को फॉलो नहीं किया जा रहा है तो अगर वो गिरेगा तो और बहुत उसका ज़्यादा इम्पैक्ट क्या होगा, पड़ेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? तो इसीलिए इस चीज़ को क्या किया गया, लाया गया। 3rd फ्लोर तक बनाओ, लेकिन देखो 3rd फ्लोर तक कौन है, सबका 4th फ्लोर 5th फ्लोर तक बना ही रहता है कि नहीं रहता है? तो सही से फॉलो नहीं किया जा रहा है। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में घरों के प्रकार, भवन डिजाइन में सुधार लाना। ऐसी क्षेत्रों में ऊंची इमारतें, बड़े औद्योगिक संस्थान और शहरीकरण को बढ़ावा क्या करना है, नहीं देना है। अंततः भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप प्रतिरोधी इमारतें बनाना, सुभेद क्षेत्रों में हल्के निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करना, सब क्या है, ठीक है, अनिवार्य है। वो गुजरात वाला घटना याद आ रहा है ना, जो आग लग गया, लगा कि नहीं लगा, कोचिंग सेंटर वाला याद आ रहा है ना, कितना लाइव, देखो दिल दहलाने वाला घटना था। मूवी में भी उतना लोग मतलब भयंकर नहीं दिखाता है सब, जितना उस फिल्म में मतलब जो लाइव हुआ। गिर रहे हैं लोग, है कि नहीं है, आग लगा हुआ है, भाग रहे हैं। तो सोचो वहाँ पे अगर बेहतर मैनेजमेंट हुआ होता, उतना बड़ा वो कॉम्प्लेक्स था वो, तो शायद ठीक है, उसको कम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता था, कम किया जा सकता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे सुनामी, भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है। हाँ,
हाँ, दुख रहा था। ठीक है चलो।